और अगर लोगों को ये बात आ जाए, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना, ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन करना, किसी लीडर्स का आइडेंटिफिकेशन करना, कंपनी की आइडेंटिफिकेशन करना, अगर ये बात किसी का थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो गया, बाकी उनको कुछ आए चाहे नहीं आए, इस बात का तो दावा करते कि उनके इतने लोग चहेते बन जाएंगे, उनके इतने लोग उनको प्यार करने लग जाएंगे कि वो अपने आप जिस सफलता को पाना चाहते हैं हासिल कर लेंगे। चलिए दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार सिन्हा हुआ। क्या सर ये स्क्रीन पे आ सकता है क्या? मुझे आप फुल वीडियो कर सकते हैं? क्या क्या सर स्क्रीन पे? मैं फुल वीडियो में आ रहा हूँ सबके बीच में। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, तुरंत। हाँ, उसमें फुल वीडियो जूम होता है ना। सर क्या परेशानी है? परेशानी कुछ नहीं है, बस स्क्रीन पे ले आइए मुझे। आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पे? मुझे लोग देख आपके पा रहे हैं? स्क्रीन पर कुछ आ रहा है सर, मैसेज वगैरह कुछ? नहीं नहीं, मुझे लोग देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रहा है, वीडियो पूरा आ रहा है। हाँ बिल्कुल। चलिए ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। ये हमारी बेगूसराय की आन बान और शान को एक साथ प्रणाम। और मेरा नाम राकेश कुमार सिन्हा हुआ, मैं बेसिकली पटना से हूँ। कुछ भी बताने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि मैं इस धरती पे आया। जिनके द्वारा लाए गए उन माता पिता को भी धन्यवाद करूंगा। और उसके बाद इस धरती ने मुझे जो जो चीज सिखाया, उस धरती माँ को भी मैं प्रणाम करूंगा। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ थपेड़ों के कारण से हूँ। और ये थपेड़ा मुझे कब कब मिला, कहाँ कहाँ से मिला, मैं आपसे आज जरूर शेयर करूंगा। और इसी थपेड़े में मुझे सबक भी मिलती गई, सीख भी मिलती गई, और मैं अपने जिंदगी को एक अलग अंदाज में जीने का आदत सा डाल लिया। तो दोस्तों मैं पटना से हूँ, जैसा कि मैंने बताया। और जन्म जैसे ही हुई कुछ ही दिनों में मुझे लगता है कि मैंने अपने पापा को खो दिया। तो मैं अपने होश में देखा ही नहीं कि मेरे पिताजी कैसे, मुझे याद भी नहीं उनका चेहरा कैसा। तो मुझे जो जो चीज मिली मुझसे छीना जाना शुरू हो गया वेरी फर्स्ट डे जन्म से ही, आप यूं कह सकते हैं। और उस समय, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन जैसा कि नानी लोग मुझे, मम्मी को लेके, हम 3 भाई 1 बहन है, नानी उठा के ले आई पटना में और अपने साथ रखने लगी। हमारे मामा 7 भाई 1 बहन है। और सारे के सारे आज के डेट में तो बहुत बड़े प्रोफाइल की चीज है, लेकिन अगर उनकी भी आप बीती पीछे की बात कभी हम लोग बात करेंगे, वो लोग भी बहुत स्ट्रगलर रहे। क्योंकि मेरी नाना नानी दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके पास बहुत कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन एक अच्छी संस्कार और एक अच्छी सोच। और मतलब जैसे अभी अभी मंजेश जी ने कहा कि जिद्दी, तो हमारे ननिहाल में सारे लोग जिद्दी थे कि उनके पास कुछ नहीं है तो भी प्रूफ करेंगे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ननिहाल में ही पला बड़ा। जैसे ही मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझसे फिर मेरी नानी माँ भी छीन ली जाती। अब ननिहाल में जब आप हैं और नाना थे ही नहीं, नानी के देख रेख में हम लोग पल बढ़ रहे थे। फिर जब नानी चली गई तो अब मामा मामी पटना में हमारे साथ एक थे, जिनके साथ हमारी मम्मी, हम 3 भाई 1 बहन और उनकी एक बेटी रहते थे। तो हर समय हमने देखा है कि माँ को स्ट्रगल करते हुए। और 150 रुपए की स्कूल, एक प्रकाश ज्ञान निकेतन स्कूल था काजीपुर राजेंद्र नगर में, और वहाँ 150 रुपए का स्कूल, फिर शाम में कैसे कैसे ट्यूशन, सुबह ट्यूशन, ये वो सब करते करते हम 3 भाई 1 बहन, हम सबसे छोटा भाई है, हमारे ऊपर 2 भैया हैं और उसके ऊपर दीदी है। ये करते करते हम लोग पले बड़े। जैसे तैसे स्कूल में एडमिशन हो गया। जब कोई मामा पटना आ गए तो कुछ कर गए तो ठीक है, नहीं किए तो कोई बात नहीं। आपको पता होगा कि आप में से बहुत सारे लोग जब बचपन में दूध पी के बड़े हुए होंगे। मुझे याद है मैं बचपन से ही चाय पी के बड़ा हुआ। मैंने दूध नहीं जाना, क्योंकि हमारे घर में आधा किलो दूध आता था, उसी में चाय बनती थी और उसी से हम 3 भाई बहन चाय पी के बड़े हुए। आप लोग दूध पी के बड़े होंगे। तो चाय में रोटी घोट दिया जाता था, उसको मिला दिया जाता था, उसी को हम लोग को चम्मच चम्मच खिलाया जाता था, या फिर हम लोग खाना भी सीख गए।
तो ये हम इसलिए नहीं बता रहे कि मैं अपनी परिस्थिति से आपको कुछ, आप मुझ पे कुछ सहानुभूति जताएं या आप मेरे प्रति थोड़ा सा प्यार बढ़ाएं, नहीं। मैं आपको ये सिचुएशन दिखाना चाह रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, पॉवर्टी लेवल से नीचे की चीज की बात कर रहा हूँ। बस एक ही चीज तो थी कि हम मामा लोग के साथ रहते थे। अब 150 रुपया स्कूल फी मतलब ट्यूशन मम्मी को मिलता था, और उसके अलावा ट्यूशन से मिला के क्या कमाती थी मुझे नहीं पता, मैं कभी तो सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन सोचता हूँ कि हाउ सी हम लोगों को कैसे उन्होंने पाला होगा। लेकिन उस पलते क्रम में हम 3 भाई 1 बहन बड़े होते गए, बड़े होते गए। फिर जिस स्कूल में हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ क्लास 6 तक ही था, वहाँ पे मेरी फीस नहीं लगती थी, मुझे माफ कर दिया गया था, मैं अच्छे से पढ़ लेता था बोल के मेरी फीस नहीं लगती थी, तो मेरा फीस माफ था। लेकिन 6 तक ही वहाँ पढ़ाई होती थी। अब 6 के बाद स्कूल से टीसी मिल गया और हमें ट्रांसफर कर दी गई, तो अब मैं कहाँ एडमिशन लूँ तो मुझे पता नहीं। तब तक मेरा डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बना था, बर्थ सर्टिफिकेट। तो अब बर्थ सर्टिफिकेट जो बनाया गया तो कोई भी अंदाज से डेट डाल दिया गया, और अंदाज से डेट डाल के मेरी एक एडमिशन पीएन एंग्लो संस्कृत स्कूल में हो जाता है। हमारी एडमिशन वहाँ होती है और जैसे ही एडमिशन होता है, जिस स्कूल से हम निकले थे वहाँ, लेकिन हम सेकंड टॉपर थे। पढ़ने लिखने में मेरा थोड़ा सा मैंने मन लगता था कि मैं जिज्ञासु हूँ बहुत ज्यादा, अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं सेकंड टॉपर स्कूल का, लेकिन जब स्कूल चेंज करता हूँ तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट सेमेस्टर जो तिमाही एग्जाम होता है, उस एग्जाम में सभी विषयों में फेल घोषित कर दिया जाता है। मुझे रिजल्ट मिलता है, मेरे ऊपर तो गार्जियन तो कोई है नहीं, माँ है, तो माँ को बहुत ज्यादा उस चीज में ध्यान नहीं थे, लेकिन दीदी भैया लोग भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए कि अच्छा फेल हो गया तो क्या हो गया, उन लोगों को नहीं समझ में आया। लेकिन मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। मैं किसी स्कूल का सेकंड टॉपर किसी स्कूल में आता हूँ और मैं फेल हो जाता हूँ, तो मुझे रहा नहीं गया, मैं अपने क्लास टीचर से जाके पूछा, और उस क्लास टीचर का नाम था विद्या मैम। मैंने उनसे पूछा कि मैम बहुत मैंने पता नहीं उस समय 7th क्लास का बच्चा कैसा होता होगा देख लीजिएगा, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा था। एक वीडियो देख रहे थे, 7th क्लास की लड़की मोदी केयर में इतनी जबरदस्त तरीके से अपना नेटवर्क मार्केटिंग की व्याख्या कर रही थी। मतलब मैं भी उसी समय से होश में आ गया था कि मैं फेल हुआ तो हुआ क्यों, कम से ये तो जान लूं। तो मैंने मैडम से जाके मिला, मैडम ने बताया कि क्या आप फेल हो गए तो क्या हो गया, तो नहीं कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन मैम मैं तो पढ़ तो रहा हूँ। तो बोला तो क्या आपके पास सिलेबस नहीं है, मैंने बोला सिलेबस ये क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि आप जाओ किसी भी किताब की दुकान में, वहां पे जाके बोलो कि बीटीबीसी का सिलेबस दे क्लास 7, और आप उस सिलेबस को फॉलो करो, उसमें हर महीने का क्या पढ़ाया जाता है वो दिया हुआ है। अगर आप उसको स्कूल में पढ़ाई हो या नहीं हो, आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बोला बस इतनी सी बात, बोला हाँ बिल्कुल आप जाके देखो। हम तुरंत भागते हुए स्कूल छुट्टी हुई, सबसे पहले सिलेबस मांगे, सिलेबस का जो भी दाम था, फिर हमने घर आके बताए, मम्मी से बात किए तो सिलेबस हमें मिला। उस सिलेबस को जब हम लिए, यही मेरी लाइफ की सबसे पहली स्टोरी है कि मैं सीख गया लाइफ को जीना। कि अगर आपके पास सिलेबस हो जाए, अगर आपको पता है कि अगले 3 महीना में आपको क्या करना है, अगर पता हो जाए कि उसके अगले 3 महीने में आपको क्या करना है, फिर ओवरऑल साल भर में क्या करना है, अगर आप एक प्रोजेक्ट पहले बना लेते हैं और उस पर एक्शन बाद में करते हैं, तो नो डाउट कि आप वहां से आगे तो जरूर आएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्लास 7th में जो इस लड़के को फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में, तिहाई एग्जाम में 100 से नीचे सब जोड़ के नंबर आता है, उसी लड़के को फाइनल एग्जाम में 384 नंबर आता है, फाइनल एग्जाम। फिर जो स्कूल का डस्टर और चौक जो मुझे मिला एज ए मॉनिटर, तो यही से मैं लीडरशिप लेना शुरू कर लिया था। फिर हम खेलने में बहुत शौकीन थे, मेरा क्रिकेट, मेरा फुटबॉल, मेरा हॉकी, मेरा कैरम, मेरा बैडमिंटन, मेरा चेस, मेरा स्विमिंग। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं रहा, मैं मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स रहा, लेकिन किसी को कैरियर नहीं बना पाया, क्योंकि मैं कुछ भी करता था तो मेरे पीछे से एक आवाज आती थी, तुम ये सब कर तो रहे हो, तुमको कराएगा कौन, हु विल गिव यू फॉर दिस। जैसे क्रिकेट खेलना है तो सर क्रिकेट में आपको पता है कि उसमें आपको पैड चाहिए होता है, बैट चाहिए होता है, बॉल चाहिए होता है, ग्लव्स चाहिए होता है, एक कंप्लीट किट चाहिए होता है। तो आपको बता दूं कि मैं बिना
पैड का क्रिकेट खेलता था और ड्यूज बॉल से खेलता था। तो मुझे खेलते हुए देख के स्कूल बोर्ड ने मुझे सिलेक्ट किया और कहा कि ये पागल लड़का है, इसको डर नहीं लगता है, ये कुछ भी करने के लिए गुजर जाता है। और उस दिन मुझे स्कूल की कैप्टन बनाई गई +2 पे, और मैं कैप्टन बना। सुखदेव नारायण क्रिकेट खेला, उसमें हम लोग सेकंड रनर अप रहे। पटना कॉलेजिएट स्कूल, अगर आपको पता हो तो कभी देखिएगा। तो मैंने +2 पटना कॉलेजिएट स्कूल से किया, और स्कूल से जब मैं मैट्रिक का एग्जाम भी दिया तो स्कूल का सेकंड टॉपर रहा। लेकिन सेकंड टॉपर जो रहा, जो मेरे फर्स्ट टॉपर थे, वो उस स्कूल के स्टूडेंट नहीं थे। पहले के समय में बाहर से जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल के टीचर स्टूडेंट होते हैं, उनको गवर्नमेंट स्कूल के साथ अलाइड करके एग्जाम दिलाया जाता था। तो कोई सेंट जोसेफ्स का कोई बच्चा था जो फर्स्ट हुआ था, और मैं सेकंड टॉपर था स्कूल का। तो मैं कह सकता हूँ कि स्कूल का मैं टॉपर बना, जहाँ की 5 सेक्शन थे, कम से कम 350 लोग। तो ये एक लीडरशिप की बात है कि मैं खेल भी रहा हूँ, मैं पतंग भी उड़ा रहा हूँ, मैं कैरम भी खेल रहा हूँ, मैं सब काम कर रहा हूँ, तो करता कैसे हो। फिर हमारी ग्रेजुएशन हुई, मैं केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएट किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर से किया। लेकिन ये सब कर कैसे रहे थे पता है, क्योंकि हर बार कोई बोलता था पीछे से, तुम ये तो कर रहे हो, तुमको कराएगा कौन। मेरी मामी श्री जब हम तबला बजाना शुरू किए, मैं तबला 3 साल लगातार सीखा, बहुत अच्छा तबला बजाता था। लेकिन तबला बजाने जैसे ही जाते थे तो मामी श्री दरवाजा बंद कर देती थी, इतने कस के दरवाजा बंद करती थी जैसा लगता था कि कोई मुंह में मारा। ये घटनाएं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सफल जैसे ही होने की कोशिश करेंगे, तो आपकी सफलता के पीछे बहुत सारी असफलताएं भी पैदा हो जाती है, और वो आपको रोकेगी। आप या तो रुक जाए या तो आगे बढ़ते चले जाए। तो मैंने इसी तरह से अपने जीवन में संघर्षों से गुजरना शुरू किया। मामी जी का संघर्ष सुना, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़े हुए, तो हम लोग ग्रेजुएशन करके जैसे ही हम आईएएस की तैयारी करने और कंप्यूटर को फर्दर स्टडी करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो तुरंत में मेरे कलकत्ता से मामा आते हैं, जो यूएस से आते हैं, ब्राजील से आते हैं, और आके बोलते हैं, पूछते हैं, मेरा घर का नाम निकनेम है राकू और लाकू। तो बोलते हैं कि लाकू तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आगे का। हम बोले बस हम दिल्ली अब निकल रहे हैं। तो बोले कि क्यों, दिल्ली क्यों जा रहे हो। तो हम बोले वहाँ बैठ के आईएएस की तैयारी करेंगे, और कुछ दोस्त लोग हैं तो उसी के साथ रहने जा रहे हैं। बिहार का जो ज्यादातर आप देखे होंगे कि ज्यादातर लोग दिल्ली की तरफ मूव करते हैं। तो मैं भी जाने की तैयारी कर रहा था, टिकट उकट मेरी सब बन चुकी थी, लेकिन फॉर्चुनेट था कि मामा आ गए। अब बोले कि दिल्ली जाके तुम करोगे क्या, ये सब कन्विंस करने के पीछे वो सिर्फ एक चीज चाहते थे कि मैं उनके साथ कलकत्ता जाऊं, और उनके द्वारा खरीदे गए एक बस जो WBR 4758, अगर आज भी कोई कलकत्ता जाए, कभी भी जाए, तो आप 24 परगना से, रायपुर से लेके बाबूघाट 75 रूट में एक बस होगी WBR 4758। मैं उसका यंगेस्ट मालिक था, उसका मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी मिला था। लेकिन मैं कलकत्ता क्यों गया, तो इसलिए नहीं कि मुझे बस के बिजनेस में जाने का कोई इंटरेस्ट था। मैं कलकत्ता सिर्फ इसलिए गया कि मैं सिर्फ ये सोचा कि मामा जी आज मुझसे कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं कि बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक जो कुछ भी हम पले बढ़े, हम पूरे भाई बहन, ये किसी ना किसी वजह से मामा जी लोग का ही देन होगा। थोड़ा भी अगर उन्होंने मुझ में कंट्रीब्यूट किया होगा तो मैं उनका कर्ज इससे बढ़िया टाइम से नहीं उतार सकता हूँ। मैंने अपने आईएएस की तैयारी, कंप्यूटर की तैयारी, सबको दरकिनार करके सीधे सीधे मामा जी को तैयारी किया कि चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। वहां जाके वहां का वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मैं सबसे यंगेस्ट ऑनर बनता हूँ। मुझ में बहुत सारे जुनून देख के बहुत सारे लोग मुझसे सलाह लिया करते थे, लेकिन मैं वहां का छोटा सा लड़का था उस समय। और मैं बात कर रहा हूँ 2006 नहीं 1996, 97, 98 की बात कर। 99 में अचानक से हमारी मम्मी की तबीयत खराब होती है और हम पटना आते हैं, और देखिए मेरे से क्या क्या चीज छीनता चला जा रहा। तबला बजा रहे थे, बजाने नहीं दिया गया। क्रिकेट खेल रहे थे, खेलने नहीं दिया गया। आईएससी में मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स इंटरमीडिएट, मैंने बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग की तैयारी की, कर रहे थे। आईएसएम धनबाद भी निकाल लिया, पर जाने नहीं दिया गया। बहुत सारी बातें, कितना पेन बताऊं सर। लेकिन ये सब चीजें मुझे रोक रही थी। मैं हर चीजों को छोड़ रहा था, मैं हर चीजों को छोड़ता था, लेकिन हर चीजों को पकड़ता था। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आज क्या करना, आज क्या करना, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो इसी क्रम में कैलकाटा में वो जो बस का जो ट्रांसपोर्ट का जो काम हम लोग कर रहे थे, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन मामा जी को मैंने कहा
ये जो बस है मामा जी पुराना है, आप एक काम कीजिए कि एक नई बस हम लोग को दिला दीजिए और फिर हम लोग इसको अच्छे से चला के और इससे आपको भी उपार्जन कराएंगे और हम लोग का भी लाइफ स्टाइल और अच्छा हो जाएगा। हम इसी में इंटरेस्ट जगाना शुरू कर दिए। तो यहाँ तक कि मैंने बस चलाना ड्राइवरी भी सीख लिया। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर केमिस्ट्री ऑनर्स ये सब होके अगर कोई ड्राइवरी भी सीख रहा बस चलाना, कोई तो बात होगा, क्योंकि अब हमको लगा कि हम मालिक बन सकते हैं, इस पर हम सब चीज जान लेते हैं। हम बस का शुरू से लेके अंत तक का एक एक पार्ट्स का नाम आपको ऑन पेपर लिख सकते हैं। हम सब चीज को खोलना जानते हैं, चाहे वो पीछे का हो, चाहे आगे का हो, चाहे वो कार्टिंग शाफ्ट हो, चाहे कोई भी चीज हो, है ना। और ये सब इसलिए सीखे कि मुझे लगा कि मेरा लाइफ इसी में अब करियर बनने वाला है। लेकिन मामा जी को हर बार वो आते थे, चले जाते थे अमेरिका, फिर उसी बस को लेकर चलना पड़ता था। तो हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश ही कर पा रहे थे, लेकिन वो चीज नहीं ले पा रहे थे जो हमको एक चरम पे आना था। लेकिन इसी बीच में 99 में हम जब पटना आए, हम हर बार छठ में ये दिवाली में घर आते थे और छठ से बाद पटना से चले जाते थे कलकत्ता वापस। लेकिन इस बार जब आए तो मेरी मम्मी बगल में सोई हुई है और रात में अचानक से खांस रही है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं। फिर पूछा कि क्या हुआ, तो नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। तो सुबह भैया जो यहाँ पटना में हमारे एक भाई रहते थे, हम लोग 2 भाई कलकत्ता शिफ्ट कर गए, तो बता रहे कि नहीं मम्मी को टीबी हो गया। हम लोग कौन बोला तुमको कि टीबी हो गया? बोला नहीं वो मामी बोली कि टीबी हो गया, इनको टीबी का दवा चलाओ। तो हम लोग एक डॉक्टर को दिखाए, वो डॉक्टर भी टीबी का दवा मम्मी को चला। हम बड़ा आश्चर्य हुए, हमको उस समय कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हम केमिस्ट्री की स्टूडेंट थे, हमारा थोड़ा सा कंपोजिशन पता था। मुझे कहीं से ये बात पता थी कि अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है और गलती से अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस का दवा खिला दिया जाए तो उनको टीबी होना निश्चित है। यही हुआ मेरे मम्मी के साथ कि मम्मी खांसी होगी। अब मामी का क्या अंदर ही द्वेष था या कुछ भी था, वो क्यों ऐसा की, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, बस मुझे अफसोस इस बात का रहा कि मैं उस समय कहाँ था। लेकिन जो हुआ हालात, मैंने उस समय फिर अब कलकत्ता ना जाके पटना रहने का डिसीजन लिया। मम्मी को हम ठीक करने के लिए मम्मी का ट्रीटमेंट कराना शुरू किए। तो कंप्यूटर सीखते समय हमने कंप्यूटर भी खरीदा था। हम लोग लर्न एंड टीच मैंने सीखते हुए पढ़ाते हुए हम ये अपना लाइफ जी रहे थे। पटना में जब जब रह रहे थे, हमारा एक अच्छा काम था कि हम शाम में ट्यूशन लिया करते थे। अब मेरा ट्यूशन का प्रोफाइल बहुत अच्छा था, मतलब मैं उस समय की बात बोल रहा हूँ कि हजारों 2000 3000 रुपए लोगों से ले लिया करता था। आज की तो बात छोड़ दीजिए। तो उसी में हमारे पास जो कंप्यूटर था, मैंने उसको बेचा, बेच के जो पैसे आए मम्मी का इलाज कराई। और मम्मी का इलाज करा के जब मम्मी एकदम से ठीक ठाक हो गए, हमारे एक मामा पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। जैसे ही वो रिटायर किए सितंबर 2000 में, और वो सितंबर में रिटायर होकर कलकत्ता शिफ्ट किए, और वहां जाते ही नवंबर 27 तारीख को उनका अंत हो जाता है। अब वो मम्मी के सबसे लाडले भाई थे, सबसे दुलारी मम्मी उनकी थी। तो मम्मी को हम लोग ये बात नहीं बता पाए, हमें हिम्मत नहीं था कि मम्मी को ये मैसेज दूं। लेकिन मम्मी को जैसे ही ये बात की जानकारी हुई तो मम्मी एक घूंट पानी पी और बोली कि मुझे चाय पिलाओ, और बहुत ज्यादा बात उस दिन नहीं की। लेकिन फिर हमें किसी मजबूरन बस हम 3 भाई में छोटे होके मुझे कलकत्ता जाना पड़ा, और मैं कलकत्ता मामा के दाह संस्कार में गया था, उनके अंतिम संस्कार में जो उनका भोज होता है, और उसमें हम गए और उधर हम पहुंचे। उधर उनका अंतिम संस्कार हुआ, प्रोसेस जो होता था ब्रह्म भोज। और उधर से सुबह सुबह मुझे फोन आता है, राकू घर आ जाओ। क्या हुआ? तो मम्मी का तबीयत खराब है। ये हमें घर से झूठ बोला गया। एक्चुअली मम्मी 10 दिसंबर 2000 को चली जाती। मुझसे अब मम्मी भी छीन लिया गया, मुझसे हर चीज को छीना जा रहा है। अब मैं भर ट्रेन, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, मेरा पूरा आंख से आंसू जा रहा है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। मैं पटना आया, अब घर आके मैं किसी भी तरह से आंख से आंसू नहीं आने दिया। मैंने सारे क्रियाक्रम किए। मुझे एक बात का बहुत गर्व रहा कि उस दिन जब मम्मी का मैंने ब्रह्मभोज रखा, तो उस भोज में न जाने कहाँ से इतने सारे लोग आए। ये मेरे कमाए गए लोग थे जिनको मैंने शुरू से लीड करते करते अपने जीवन काल में कमाया था। तो लगभग 5000 से ज्यादा पटना शहर में अगर कोई आए कि भोज खा के चला जाए, ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। तो मुझे लगा कि आज मैं एक अच्छा संस्कार के साथ, माँ का दिया हुआ आशीर्वाद के साथ हमने आगे बढ़ना सीखा। तो माँ ने मुझे अपने जीवन में ही रहते काल में ही 2-3 बातें सिखा गई थी। एक बात कि जो हम लोग मैट्रिक पास किए थे, तो मामी जैसे ही बोली कि अब तुमको कौन पढ़ाएगा,
तो मम्मी चुपचाप हमको एक जगह पे 100 रुपया में 7 बच्चों को पकड़ा के ट्यूशन देके चली गई कि बोली कि इसी को पढ़ाओ और यहाँ से तुम पढ़ाना शुरू करो, पढ़ाओ और आगे बढ़ो और जितना हो सके लोगों को मदद करो। कभी नहीं बोली कमा के पैसा रखो, जितना हो सके लोगों को मदद करो। मतलब वही हमारा खून था। मामा जी लोग, मामा जी के ऊपर नाना जी लोग, माने वहां से जो आया समाज सेवा, तो जो हो सके लोगों को मदद करो। तो करते करते हमारा एजुकेशन मम्मी के जाने के बाद फिर से हमने अपना पढ़ाई की तरफ मूव किया। टीचिंग लाइन में हम वापस आए और सेंट पॉल्स, कृष्णा निकेतन, डॉन बॉस्को, इन सब स्कूलों में अचानक से मेरा पदार्पण होना शुरू हुआ। मैं सिलेक्शन होता चला गया और इसी क्रम में मैं बहुत व्यस्त हो चुका था। खूब पढ़ा रहा था, खूब पैसा कमा रहा था। बैचलर लाइफ थी हमारी, कोई लाइबिलिटीज नहीं थी, खूब बढ़िया जी रहे थे। सब कुछ करते हुए अचानक से एक मित्र हमारे घर आता है 19 मई 2004 को। मैं उस समय पढ़ा के घर लौटता हूँ, वो हमारे बेडरूम में सोया हुआ है। हम पूछे दीदी से कि ये कौन है, तो हम लोग दीदी जीजा जी भाई लोग साथ रहते थे, क्योंकि मम्मी थी नहीं तो हम लोग भी दीदी को साथ ही बोलने कि कहाँ जाओगे, हम लोग साथ ही रहते हैं, जीजा जी को साथ ले लिए थे। तो वहाँ पे वो सोए हुए थे वो मित्र, और वो उसको देखे कि कौन है, तो बाहर से हम पूछ रहे, तो दीदी बोले कि जाओ ना देखो ना। गए तो एक दोस्त है हमारा जो सोया हुआ था, लेकिन वो इतना स्मार्ट, इतना डैशिंग, जो हमारे स्कूल फ्रेंड था, लेकिन अचानक से इतना स्मार्ट कैसे हो गया। तो मेरे अंदर पूरा एक जिज्ञासा हो गया कि ये क्यों ऐसा हो गया और ये हुआ कैसे, तो हम भी ऐसा होना चाहते। बस अंदर से इन्फ्लुएंस हो गया उसी समय, हम उसको बात भी नहीं की। लेकिन इतने देर में वो पूछा कि क्या हाल है राघव, बोले बहुत बढ़िया। और क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया। सब पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया, कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया। हम तो अपना बढ़िया बढ़िया बोल रहे थे, लेकिन हम बोले कि तू क्या कर रहा है, बोला बहुत अच्छा। क्या, तो बहुत अच्छा। मैंने कुछ बोल ही नहीं रहा कि बोला बहुत अच्छा। मैंने बहुत अच्छा में क्या हो रहा है, तो बोला कि हम जो कर रहे तुम नहीं कर पाओगे। और यार क्या ऐसा करे जो हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हम उससे बहुत इन्फ्लुएंस थे। मैं एकदम पतला दुबला लड़का था, वो एकदम से स्मार्ट, एकदम गदगद चेहरा, गोल गोल एकदम सब हो गया। मैंने पूछा कि क्या करना पड़ेगा बोलना, तो बोला हम जो करते तुम करोगे। हाँ बोलो क्या है, तो पहले तुमको 6600 रुपया देना होगा। 6600 रुपया, अच्छा चल दिया, और आगे बोल। तो दोस्त था, हाँ हाँ करते करते ये सब बात होती चली गई। वो हमको एक लाल कागज में साइन कराता है, एक बार साइन कराता है, 6600 रुपया पॉकेट में रखता है। वो जो जाता है दोबारा लौट के हमारे पास नहीं आता। उसकी कोई गलती नहीं, वो कोई बेईमानी नहीं किया। वो लखनऊ शिफ्ट कर गया था, वो लखनऊ चला जाता। और वो 6600 रुपया का क्या करता मुझे फिर कोई पता नहीं, मैं अपने काम में इंगेज हो गया। उसके बाद मेरे जन्मदिन 6 जुलाई, जो अभी फिर से आ रहा है, तो 6 जुलाई को हमारे घर में रात के 10 बजे एक व्यक्ति का कॉल आता है, और कॉल में ये आता है कि राकेश जी, मैं रजनीश चंद्रा बोल रहा हूँ और आपके घर के नीचे खड़ा हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं बोला आप कौन, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। नहीं नहीं जरा आप बाहर झांकिए। तो बोला आप बाहर, हाँ हाँ मैं बस आपके बाहर ही खड़ा हूँ। बाहर झांक के देख रहा हूँ, एक एलएमएल वेस्पा पे एक आदमी ऊपर की तरफ हमको देख रहा है, और उसको कैसे पता कि ऊपर रहता है हमको कुछ नहीं आइडिया हो रहा है। लेकिन एक अनजान आदमी हमको रात में पूछ रहा है कि क्या है सर। तो मैं बोला कौन, तो बोला, सर नीचे तो आइए। माने इतने मीठे आवाजों में, जैसे आप लोग बेगूसराय वाले या जो गंगा उस पार वाले, जो आप लोग का जो तरीका है, वे ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें कोई भी पिघल जाएगा, हम कौन से बड़ी चीज है। तो वो भी उसी तरीके से मीठी मीठी बातों से मुझे एकदम से जादूगर की तरह बाहर से ही मुझे खींच लिए। मैं नीचे आया, जब नीचे का ताला खोल रहा था तो मकान मालिक पूछ रहे इतने रात को कौन है। हम बोले नहीं पता। तो नहीं पता तो गेट क्या खोल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं मतलब पता है, हम झूठ बोल दिए। अब पता है तो अब इज्जत बचाने के लिए उनको बोले आइए ऊपर चलिए। अब रात में सोते समय कोई आदमी घर घुसे और वो बैठ के तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आप ए नाम की कंपनी वाले का बात करने का स्टाइल सुनेंगे, तो जो जितनी बड़ी बड़ी बातें और जितने ड्रीम को लेके, जीरो से लेके आपको बैठे बैठे जो हीरो बना देते हैं, उनकी बातों में मैं ऐसा रम होता गया, रमता गया, रमता जोगी बहता पानी की तरह मैं घुसता चला गया। लेकिन मुझे ध्यान ही रहा कि पीछे से बहुत सारे लोग मेरे घर वाले बोले कि क्या हो रहा है, भगाओ इनको, रात में इतना देर तक क्यों बैठे हुए। पीछे से ये सब नॉइज आ रहा है, लेकिन हम उनके बातों में रम गए। लेकिन रम तो गया, अच्छा भी लग रहा था। लेकिन बाद में वो जाते जाते मुझे 40 रुपए का एक टिकट पकड़ा गए और बोले कि मंगलवार को आप रविंद्र भवन में जरूर आइएगा, हम आपका वेट कर। उस दिन जाने के बाद जो मेरा घर में कुटाई हुआ, जो बातें लोग ने मुझसे कहा, जिसको तिसको घर बुला ले तो ऐसे वैसे जितनी बातें होनी थी हो गई। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात था
क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने जाते जाते मुझसे एक डायरी मंगवाया। अब बोला राकेश जी आपके कुछ सपने हैं तो इसमें लिखिए। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मेरे अंदर में अलग से प्रफुल्लित हो रहा था कि कोई पहली बार मुझसे मेरे सपने मांग रहे हैं। क्योंकि 2004 तक मैंने पैसे भी कमाए। मैंने बोला ना कि मैं कभी आज तक सिर्फ बांटने में ध्यान रहा था। मेरा कहीं शौक ही नहीं रहा कि बाइक भी लेना है या किसी चीज को खरीदना है। बस जिंदगी कट रही थी, बहुत पैसे कमा रहे थे, लेकिन वो दान में जाता था। कभी किसी का स्कूल फीस नहीं जमा हो रहा है, किसी का इंटर का परीक्षा का एडमिशन नहीं हो रहा था। ये हमारे इर्द गिर्द में जो जानता था ना कि इसके पास चले जाओ तो पैसा मिल जाएगा। और इस तरीके से मैंने कभी अपने हॉबीज पे ध्यान नहीं दिया, कभी अपने सपनों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने पहली बार जो मुझसे उस रात को जो सपना लिखवाया और वो जिस बातों से बात कर रहा था, उसी तरीके से मैंने भी 8-10 सपने लिख डाले गुस्सा के। और एकदम पेन ऐसे गुस्सा के चला रहे थे। चलाते चलाते जब मैंने सपने लिख के उनको विदा किया, तो सुबह उठ के वो फिर से मेरा दिनचर्या तो शुरू हो गई। लेकिन मंगलवार को उन्होंने सुबह सुबह मुझे फिर से नॉक कर दिया, राकेश जी गुड मॉर्निंग, आ रहे ना आज? इतना प्यार से आ रहे ना बोल दिए कि बस अब बोला ही नहीं गया कि सर मेरा ट्यूशन मेरा स्कूल। हम बोला हाँ सर हाँ सर आ रहे हैं। बस सर वही एक टर्निंग पॉइंट है, वही एक टिकट है जो रविंद्र भवन में गलती से मैं हॉल में प्रवेश कर जाता हूँ। और हॉल में जाने के बाद जो मेरे साथ घटना बीतती है, वहाँ पे तरह तरह के बातें हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। और अलग अलग सेगमेंट के लोग हैं, कोई बैंकर्स है, कोई एम्प्लॉय है, तो कोई स्टूडेंट है, तो कोई लॉयर है, तो कोई टीचर है। तरह तरह के लोग और सब स्टेज पे जा रहे हैं। अब सब में एक अलग सी हंसी है, सबका कोई कहीं पे कोई कष्ट में है ही नहीं। उस हॉल के अंदर जितने लोग थे सब मुस्कुरा रहे थे। हम बोले कि ये तो बड़ा माहौल अच्छा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा तो जिंदगी तो बहुत अच्छी कट जाएगी। अरे क्या आएगा नहीं आएगा बाद में आएगा, लेकिन ये करना है, ये करना है। अब ये करना है तो करना क्या, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो हमको वो याद दिला रहे कि राकेश जी आपके घर में कोई कुरियर आया था, पता कीजिए। तब मैंने दीदी से घर आके पूछा कि दीदी मेरा कोई कुरियर भी आता है? बोला हाँ एक दिन कोई कुरियर आया था, तो एमबे का कार्टून था, हम इसीलिए तुम बिगड़ जाओगे बोल के हम तुमको बताए ही नहीं। दीदी जीजाजी लोग को पता था कि मेरा कुरियर आया है, लेकिन उन लोगों ने मुझसे वो छुपा के कार्टून को लेके ऊपर फेंक दिए थे। अब मुझे अनाउंस तक नहीं था, इन्फॉर्मेशन तक नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके घर में कोई कुरियर गया था, आप पता कीजिए। तो मैंने जब कुरियर रिसीव किया, खोला, उसमें जो बड़े बड़े डब्बे थे, तो मेरे सारे हौसले पस्त हो गए। क्योंकि उसमें जितने प्राइस देखा तो मैंने तुरंत उसको ऐसे ही फोल्ड किया, उठाया और फिर से वापस ऊपर रख दिया। ये घर में यूज करेंगे तो कला हो जाएगी, चलो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जगाना है। हाँ एक चीज में मेरा इंटरेस्ट था कि ये लोग जिस तरीके से इतना स्मार्ट बने हैं, ये कैसे बने, इस पे काम करते हैं। तो मैंने एमबे के किसी भी प्रोडक्ट को कभी नहीं यूज किया हूँ सर। अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैं 19 में 2004 को एमबे के पेपर पे साइन किया था, मेरी किट निकली थी। लेकिन उस एक साल के दरमियान मैं एमबे से लगभग 2.25 लाख रुपए लूटा चुका। उस 2.25 लाख रुपए में ढेर सारी सीडीज, ढेर सारी बुक्स, ढेर सारी मीटिंग सीटिंग सेमिनार्स, और हर मीटिंग का एडवांस बुकिंग करके टिकट ले लिया करते थे। कोई मुझे जाने के लिए फोन नहीं करता था, मैं फोन करके बोलता था कि अगली मीटिंग कहाँ पे सर, अगली मीटिंग कब होगी, इसमें और आगे कौन सी किताब पढ़नी होती है। मतलब जैसे मैं एज ए टीचर था तो मेरे अंदर में एक अलग सी ललक हो गई कि और क्या जानना चाहिए और क्या करना चाहिए। और ये करते करते सर मैंने उस बीच में जो किताबें पढ़ी और जिन चीजों को जान लिया, तो वहां से एक चीज और स्ट्रांग हो गया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। और इसी क्रम में ए नाम की कंपनी पे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं उससे भी महंगी कंपनी FLP, अगर आप नाम जानते होंगे, जिसका एलोवेरा वगैरह जो भी आता है, उसमें मैंने फास्टेस्ट मैनेजर बनने का रिकॉर्ड बनाया। 13 अप्रैल 2005 को मैंने उसको साइन किया था और 25 अगस्त 2005 को मैं वहाँ पे फास्टेस्ट जीवीडी बन गया। ये सॉरी, आप तो जीवीडी ही याद रहती है, वहाँ का फास्टेस्ट मैनेजर बन गया। और मैनेजर बना, उसके साथ साथ मुझे वहां से 1,97,000 का अमेरिका का टूर का एक पैकेज क्वालिफाई हुआ था। पूरे बिहार से हमें जाना था और मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं भारत का छोड़ बाहर कहीं जाऊं, और जाऊं भी तो बिहार से अकेले जाऊं। तो हमने कभी इंटरेस्ट ही नहीं जताया और मैं उस पर पैसा मिलता नहीं मिलता पता ही नहीं करने का। लेकिन समहाउ किसी कारण बस उस प्लान में कुछ चीजें जो थे वो अपलाइन लोगों ने नहीं बताया था। जब मैं लेवल अचीव कर लिया और जब उस समय मेरे स्ट्रक्चर पे मुझे कुछ त्रुटियां मिली, जिसके वजह से मैं कभी अब आगे बढ़ना चाहूंगा तो मुझे फिर से जीरो से काम करना पड़ेगा।
और मुझे नए लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैंने जिन जिन लोगों को सजाया था उसमें कुछ ऐसा भेद था कि अगर डायरेक्ट आपके जो लोग हैं वो अगर क्वालिफाइड मैनेजर नहीं होते हैं तो आप कभी सीनियर मैनेजर नहीं बनेंगे। तो ऐसे 5 मेरी टीम थी, जिसके टीम के 3-4 लोगों के नीचे एक्टिव लोग थे और वो लोग मैनेजर थे। मैं वहाँ का सोर्सिंग मैनेजर बन चुका होता, लेकिन चूंकि मेरे इमीडिएट डायरेक्ट मैनेजर नहीं बने थे बोल के मेरा सोर्सिंग मैनेजर का पोस्ट नहीं आया। मेरे नीचे बहुत वॉल्यूम जा रहा था, लेकिन मुझे चेक्स बड़े नहीं मिल रहे थे। इसीलिए कहा मैंने 13 अप्रैल को शुरू की और मैं सितंबर अक्टूबर में ही डिसीजन लेकर वहां से क्विट कर लिया कि लोगों ने अगर प्लान बताते समय नीति और नियत दोनों को बैलेंस करके चले लोग अगर, तो लोग जब जान के तैयार होके जब इस तरह के मीटिंग में आएंगे तो उनको बहुत अच्छा काम भी होगा। तो चलिए दोस्तों, तो ये था फॉरएवर, इसमें हमने काम भी किया, अच्छा कुछ सीखा। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे जल्दी पैसा बनाने वाला चक्कर में, जिसको हम आप सब लोग जानते हैं उसको बाइनरी प्लान कहते हैं, और किसी ने ये सबक दे दिया कि अरे यहाँ पे जल्दी जल्दी पैसे बनते हैं, और सच में मैंने बहुत जल्दी जल्दी पैसे बनाए। इतने पैसे बनाए कि हम लोग जब कहीं आपके बेगूसराय या पूर्णिया या सहरसा, कटिहार, मधेपुरा चले जाते थे, तो वहां पे जब हम अपना चेक्स खाली बेड पे रख देते थे होटल के, तो लोग बेहोश हो जाते थे। मैं 3-3, सवा-सवा 3-3 लाख हफ्ता तक का चेक उठा रखा हूँ, हफ्ता की बात कर, लेकिन वो स्टेबल नहीं था। जिस कंपनी में रवि सर, राजेश सर, हम, हरिशंकर गुप्ता सर, ये सब हम लोग आरएमपी में कुछ लंबा समय तक काम किए थे। हमारी 3 आईडी कैपिंग पे थी, कैपिंग पे नहीं, ये लॉयल्टी पे थी, और हमारी 1 आईडी कैपिंग पे थी। तो वहाँ हम लोग खूब बढ़िया 4 बार विदेश भी क्वालिफाई किए थे, सब कुछ हुआ था, सब कुछ चल रहा था, गाड़ी उड़ी सब ले ही लेते। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी डिस्प्यूट हुई कि मुझे लगा कि मैं अपना इज्जत खो रहा हूँ। जैसे कि उत्तम सर बताते हैं कि किसी कंपनी में वो भी आए थे, उनके साथ भी मैंने एक कंपनी में काम किया, तो उनको ये बात जो फील हुआ कि ये प्रोडक्ट जो है उनके काम का नहीं है। वैसे मुझे भी वहाँ पे लगा कि मैं लोगों को चीट कर रहा हूँ या सही सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हमें पैसे आ रहे थे। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करके गुजर जाना ये संभव नहीं। फॉरएवर में क्या था कि वहाँ पे प्रोडक्ट का रिजल्ट था, एमबे में क्या था कि प्रोडक्ट दिए जाते थे। तो ये इस तरह की कंपनियों में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन थी। लेकिन इन तरह की कंपनियों में जहाँ पे हम लोग स्कीम करते हैं, मनी लॉन्ड्री, मनी रोटेशन करते थे, यहाँ तो कुछ नहीं होता है। वो तो सादे कागज में, जैसे जियोसॉफ्ट कंपनी थी, तो उनके लीडर से आप जरा बात करें तो गुस्सा जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि वो सादे कागज पे इतना इतना पैसा ले रहे। तो हम लोग की आंख खुल गई और हम लोग वहां से निकलने लगे। तब तक में उत्तम सर हमें मिल गए, और उत्तम सर के साथ फिर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट पे ज्वाइन किया। बीच में मैं अपनी खुद की एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का मैं सीईओ था, मेरे 70 एम्प्लॉय थे, 11 ब्रांचेस खोले हमने। उस ब्रांचेस के साथ मैंने उस कंपनी को बहुत बड़ा सोच के बनाया था। ये सब कंगाली में किया था। मेरे पास जब कुछ नहीं होता है तो मेरा दिमाग काम करना शुरू करता है, जब मेरे पास सब कुछ होता है तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। इसलिए भगवान भी बार बार मुझसे कुछ छीन लेते हैं, जिससे कि मुझे फिर कुछ करने के लिए सृजन करना पड़ता है या कुछ तैयारी करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, इसी क्रम में मैं बहुत कुछ करते 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 21 अक्टूबर 2016 को फाइनली मोदी केयर का हाथ पकड़ा। उससे पहले उत्तम सर मुझ पे बहुत सारे डोरे डाले, कोशिश किए, लेकिन उनका डोरा सफल नहीं हो रहा था। अगर सच पूछिए तो मुझे मोदी केयर कोई ज्वाइन नहीं कराया, मैं मोदी केयर खुद से स्टार्ट किया। और मैं मोदी केयर होश में स्टार्ट किया हूँ, बाई चॉइस स्टार्ट किया हूँ। और उस दिन, जिस दिन मैंने देखा 20 अक्टूबर 2016 को डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम अपनी 7वीं गाड़ी मर्सिडीज एस क्लास 1,39,00,000 की निकाल सकती है, और हम लोग रोड पे धूल फाँक रहे हैं। सुबह सुबह 7:30 बजे व्हाट्सएप पे उत्तम सर के ही ग्रुप में एक मैसेज आता है, और वो मैसेज में वो गाड़ी के साथ उनका फोटो देखते हैं। तो 7:30 बजे सुबह ही मैं अपनी मैडम से बोलता हूँ कि देखो ये क्या जिंदगी। हमारी शादी 2012 की है, और 2012 से 2016 में हम लोग सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहे थे। उस लाइफ में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये भी बता दें कि जब हमारी शादी हुई तो हमें घर से खाली हाथ निकलना पड़ा। मैं अपनी वाइफ को अपना पुराना टी-शर्ट, पैजामा, और मैं खुद का पुराना कपड़ा जो भी था, क्योंकि हम सारा सामान लेके भी नहीं निकल पाए, कुछ ऐसा घटना था, और हम लोग खाली हाथ घर से निकले। उनके लिए मैं 10 रुपए का टॉप दिया, 20 रुपए का कान वाला दिया,
नाथनी टॉप, तो 40 रुपए का मंगलसूत्र, तो 42 रुपए का पायल, ऐसे कुछ करके 60 रुपए का पुराना स्वेटर। ये सब बात नहीं बताने का, लेकिन जानना चाहिए लोगों को कि हम हर बार जब गिरते हैं तो कैसे फिर वहां से तैयारी करते हैं। हम वहां पे बहुत बढ़िया पहन के सोचने के लिए नहीं करते हैं। हालात जैसी होती है मैं उसी रूम पे ढल जाता हूँ। तो मुझे लोग कहता है ये पानी है पानी, इसको जिस गिलास में डाल दो, जिस कटोरे में डाल दो, जिस बर्तन में डाल दो, उसका रूप ले लेता है। तो हम लोगों ने कभी दूसरे से नहीं मांगा। मैंने जब शादी किया, मेरी जो परिस्थिति इतनी वर्ष थी, तो उसके बावजूद मैंने अपने जानने वाले को किसी को फोन नहीं किया कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। जिनको जिनको मेरे बारे में जानकारी हुई, उसमें से जिनके पास मेरे पैसे थे, उन्होंने मदद बस, वो मदद कर रहे मेरे ही पैसे से, मदद बस मुझे बोला कि कुछ चाहिए क्या? हम बोलेगा अच्छी बात है, अगर दे सकते हो तो दे दो। ऐसे करके मैंने साल 2 साल काटा अपने जीवन का। और उस क्रम में बहुत सारी चीजें हमने देखी लाइफ की। और मोदी केयर में जब हम लोग आए, तो इसीलिए आए कि हम बहुत स्वप्नदर्शी थे, बहुत बड़े-बड़े ख्वाब थे, और वो ख्वाब मेरे जब जब पूरे होते थे तो कहीं ना कहीं से चादर नीचे से खींच ली जाती थी। तो जैसे ही मोदी केयर स्टार्ट करने गए, तो वैसे ही मेरे ससुराल पक्ष सारे लोग कमरे में बैठ गए। मेरी मैडम भी बैठी, साला साली सब लोग बैठ के एकदम से समझाना शुरू कर दिए कि अब क्या हो गया आपको, अब आप ये साबुन तेल बेचिएगा, आपको पता है ना कि हम लोग क्या है नहीं है, ये वो बहुत सारी बातें, और ये सब आप करेंगे तो पूरा समाज जानेगा, क्या होगा इसका आपको नहीं समझ में आ रहा। हम कुछ पैसा जुगाड़ कर देते हैं, आप कोई बिजनेस की और तैयारी कीजिए, फिर से आप लोग कुछ नया कीजिए, लेकिन ये सब मत कीजिए। उनकी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत था, क्योंकि उनको नहीं पता हम लोग क्या सपना में देख चुके हैं। क्योंकि अब जिनका सपना इतनी बड़ा है, वो कैसे कहीं पे बैठ के अपना दिन बिताएगा। तो मैंने उनको प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगा, और आशीर्वाद में एक आश्वासन मांगा कि अगले 3 महीना अगर मैं कुछ करने जा रहा हूँ और मुझसे किसी तरह की कमी बेशी रह गई, तो हो सके तो आप मेरा खर्च अगर हो सके तो चला दीजिएगा। ये हमने सास ससुर को सामने बैठा के बोला था, क्योंकि मेरी मम्मी पापा तो है नहीं, मेरे भैया लोग अलग रहते थे, मैं घर से अकेला था। किसी तरह से मम्मी पापा का सपोर्ट मिला गार्जियन के रूप में, वो हमारे साथ रहते थे, लेकिन मैंने कभी उन पे लोड नहीं बना। हम लोग अपने लेवल पर अपना खर्च चला लेते थे, लेकिन वो सपोर्ट में हमारे एज ए पेरेंट्स रहते थे। लेकिन मैंने इस मोदी केयर को स्टार्ट करने के लिए 21 अक्टूबर 2016 का ही दिन चुना, और उसी दिन मैं एक जॉब में ज्वाइन था, मुझे सैलरी नहीं मिलती थी, 6 महीना से मैं वहाँ नौकरी कर रहा था, मुझे टीए बहुत अच्छा मिलता था, मेरी राजधानी की टिकट बन जाती थी, मैं दिल्ली प्रोजेक्ट पे लोगों को दिखाने, जमीन दिखाने, उनका साइट पे विजिट कराना और वहाँ का बुकिंग दिलाना, ये सब खूब करता था 6 महीने से। लेकिन फ्लाइट से भी कभी-कभी चला गया, लेकिन इस बीच में मुझे सैलरी वो नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? क्योंकि मेरी टारगेट पूरी नहीं होती थी। इसलिए मेरा टीए वो लोग हमेशा दिया करते थे। तो घर में लोग लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे लाइफ में जी रहा हूँ, मैं फ्लाइट से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो अंदर आत्मा था कि मेरे अकाउंट में क्या बैलेंस है, मेरे गाड़ी का ईएमआई 3 महीना का लग चुका है ना। हम अपने बेटी का 630 रुपया फीस, उस महीने अक्टूबर की बात बता रहा हूँ, कि मेरी साली 630 रुपया जमा करके और घर आके शाम में हम लोग को पर्ची देती है कि जीजा जी मिष्टी का फीस जमा हो गया। वो दिन था, वो फीस का वो रसीद था। मैंने उसी समय बेटी का स्कूल जाना अगले दिन से बंद करा दिया। दिमाग में एक ही मैसेज डाला कि अब तो बेटी उसी दिन स्कूल जाएगी जिस दिन मैं उस लायक हूँगा। पूरा 16 स्कूल नहीं गई, पूरा 17 स्कूल नहीं गई। मैंने उसको 18 में पटना के टॉप ऑफ द टॉप ओपन माइंड बिरला स्कूल में मैंने एडमिशन कराया, 1.25 लाख रुपया देके। ये सब कैसे हुआ बाद में बताता हूँ, लेकिन इस क्रम में मैंने उसका स्कूल जाना बंद करा दिया। मेरे पास 2-2 गाड़ियां थी, दूसरे नेटवर्क से मुझे गाड़ियां मिली थी, सब ईएमआई पे मिली थी, और ईएमआई इतना ज्यादा था कि मैं जब क्राइसिस में था, एक गाड़ी स्नैच हो चुका था। एक स्नैचर जो गाड़ी को रिकवरी होते हैं, वही बोला कि चलिए आप तो ईएमआई नहीं दे पाएगा, तो मैं ही इसका ईएमआई दे दिया करूंगा, और मैं ही इस गाड़ी को चढ़ रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, गाड़ी का ईएमआई फेल नहीं होगा। और दूसरी गाड़ी का ईएमआई 3 महीना का पड़ा हुआ था। इन सब सिचुएशन में सोचिए कि आप मोदी केयर में आए हैं और मोदी केयर में पैसा आता नहीं है, तो कैसे इतना तेजी से आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सर सच बताता हूँ कि आप अगर किसी मोहल्ला में पुल बनते हुए देखे होंगे, और उस पुल का निर्माण किसी भी मोहल्ला में कब होता है और क्यों होता है, अगर इस बात को आप समझ सकते हैं, तो आप देखे होंगे कि किसी भी मोहल्ला में जब लोग जाते हैं, तो वो मोहल्ला में जहाँ पुल बन रहा है, वो पूरा मोहल्ला जो होता है एकदम कंजस्टेड रहता है।
जैसे ही लोगों को उस गली से या उस रोड से होकर गुजरने की बारी आई तो सब लोग पहले से ही सोचते कि इधर से जाएंगे घुमा लेते हैं, या जाएंगे तो 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। तो अभी जितने लोग हैं लाइव, मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं आपके लाइफ में भी ऐसे ही चैलेंजेस हैं। पूरा जाम पड़ा हुआ है, बेटी का फीस, बच्चे की पढ़ाई, घर का किराया, तो घर का खर्चा, मैडम का डिमांड, अपना सपना, बाइक चेंज करना, घर का पेट्रोल भराना, ये वो, ये 10 तरह का जो ये पूरा रोड का जाम है। और इस पूरे रोड का जाम के लिए आपने सोचा कि एक पुल बनाए मोदी केयर का, और जैसे ही आप मोदी केयर का पुल बनाने गए वैसे ही मार्केट से 10 तरह के बातें शुरू होगा। आप जैसे ही पुल बनते हुए देखे होंगे तो पुल का रोड का एक साइड बंद होने होके वहां पे पुल बनता है, तो और ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, लाइफ में और ज्यादा चैलेंजेस आना शुरू होता है। जैसे मेरे साथ होना शुरू हो गया कि गाड़ी वाला आके फोन कर रहा है, तो जिसका पैसा बाकी है वो उधारी वाला पैसा मांग रहा है। ये बहुत तरह की बात है। बीच में एक कंपनी में हम लोग के हाथ से 4 करोड़ 66 लाख रुपए भी डूब गए। 2760 लोग हम लोग थे पूरे ग्रुप में। बस बात इतनी ही सी थी कि किसी का पैसा हम लोगों ने नहीं पकड़ा, किसी एक दूसरे ने, सबने कंपनी को दिया था, कंपनी के अकाउंट में जमा होता था और वहां से हम लोग को वहां पे कुछ रिकवरी पैसा आता था। वो कंपनी डूबने से हम लोग और ज्यादा हतोत्साहित हो चुके थे। तो अब इस समय जब हम मोदी केयर का शुरुआत करने जा रहे थे तो मैंने क्या क्या किया, मैं बस आपको अब पॉइंट के बाद आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं कि मैंने कुछ निश्चय किया और मैं आपको 18 चीज मैंने अपने लाइफ में किया, उनको आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहले सक्सेस और फेल्यूर को समझ लिया कि जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे तो पहले आप फेल होंगे। तो जैसे ही आप फोन उठाएंगे 10 कॉल करेंगे तो 10 में से 4 लोग आपको ना बोलेंगे, 5वां लोग क्या है ये सब हम नहीं करते, ये भी ना बोला। तो सक्सेस के लिए जैसे ही काम करेंगे तो एक्शन शुरू होता है फेल्यूर से। अगर इस फेल्यूर को आप मान लिए कि ये मेरी चुनौतियां हैं, तो जो लोग चुनौतियों के साथ लड़ते हैं एक दिन सफलता उसी को मिलती है। तो सर मैं कंटिन्यू चुनौती 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 सक्सेस सक्सेस सक्सेस, चुनौती 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 सक्सेस सक्सेस सक्सेस। आज मेरे पास कोई चैलेंज नहीं है। हाँ चैलेंज है टीम बनाने की, टीम को बड़ा करने की, टीम को सफल दिलाने की, लेकिन जिस समय मैं मोदी केयर को स्टार्ट किया था मैं सब तरफ से घिर पड़ा था। गाड़ी की EMI, घर का किराया, बिजली का बिल, तो ये वो मैं नहीं बता सकता कि उस समय का मेरा पेन क्या था। आपको बता दूं तो मैं जब मोदी के स्टार्ट भी कर दिया था तो मेरी वाइफ एक दिन फोन की, मैं ऑफिस से उतर के घर आ रहा था, मुझे ऑफिस, घर से ऑफिस आने के लिए भी मैं गुल्लक तोड़ के आता था, और उस समय वाइफ फोन करेगी आ रहे हैं ना तो उधर से किराया लेते आइएगा। वो जो बोली किराया लेते आइएगा तो मैं फूट फूट के रोड पे रो रहा था, फुफकार के रो रहा था कि ये क्या हो गया। अब मैं घर के तरफ आ रहा था, मैं मुड़ गया और रोड पे मुड़ते हुए उल्टा तरफ चलते हुए रोते हुए आंसू से, जैसे आज के डेट में लोग सुसाइड कर लेते हैं, आज के डेट में लोग पागल हो जाते हैं, आज के डेट में लोग ब्रेन हेमरेज कर जाते हैं। तो मेरा ब्रेन नहीं हेमरेज हुआ, मैं सुसाइड नहीं किया। मैं उस समय सिर्फ रोने से क्या होता है कि आपका मन हल्का हो जाता है। तो लोग बोलता है कि रोने से लोग इमोशन होता है, पागल है, मर्द नहीं है लोग। नहीं सर, जब तक आपके अंदर से वो दर्द नहीं निकलेगा तो आपको दिक्कत करेगा। तो मैं उस दिन फूट फूट के रो रहा था, लेकिन मैंने और तेज काम करना शुरू किया। तो क्या किया सर? हार्ड वर्क किया। नंबर 1 हार्ड वर्क। नंबर 2 ईमानदार रहा, लेकिन ऑनेस्टी। लिखते जा सकते हैं सर, आपको मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। मैंने हार्ड वर्क किया एकदम से कठिन तपस्या के तरह। अगर आप में से कोई भी बेगूसराय से कभी पटना आए होंगे, उस दरमियान जब मैं पटना कंकड़बाग ऑफिस में बैठा करता था तो वहां मैं 10:30 बजे दरवाजा खुलने से पहले खड़ा रहता था, और जब तक मैं ना जाऊं तब तक अनिश जी को जाने नहीं देता था। तो अनिश जी बार बार पूछते थे, हो गया राकेश सर, हो गया राकेश सर। मैं किसका डेमो कर रहा हूँ, किस टीम का डेमो कर रहा हूँ, मैं किसको प्लान दिखा रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। मैं लेकिन सुबह से जो बोलना शुरू करता था मेरे यहाँ से लार टपकते थे, मुझे पेशाब लगी होती थी। मैं ऑफिस से, मैंने राउंड टेबल में बैठा हूँ, बाहर निकल के बाएं तरफ टॉयलेट है लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता था। और बहुत ऐसी परेशानियां मेरे साथ थी जिसको मैं बता नहीं सकता। अब बात ऐसी हुई कि वो जो स्ट्रगल का टाइम था, वो जो मैंने ऑनेस्टी के साथ निभाया, मैंने रिलेशनशिप बिल्ड किया एवरीवन के साथ। मैं आज तक किसी क्रॉस लाइन को नहीं जानता हूँ। मेरे पूरे टीम में मैंने अपने टीम को भी ये सिखाया, क्रॉस लाइन कोई वर्ड नहीं होता। आप रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, और सच्ची रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो आपको अपनी टीम की सेफ्टी या प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। वो बात अलग है
कि कुछ लोग ऐसे बने ही हुए, उनको आप सुधार नहीं सकते, नहीं तो एथिक्स छोड़ के लोग जल्दी नहीं जाते। तो मैंने पहले ही कहा कि मैं रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत पसंद करता हूँ हर कोई के साथ, और जब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता हूँ तो उसमें दोस्ती ज्यादा आगे आती है, बड़े छोटे का नहीं, दोस्ती का, बराबर का। तो फ्रेंडशिप कीजिए सर, और फ्रेंडशिप को मेंटेनेंस भी करना होगा। खाली कर लिए दोस्ती, राकेश सिन्हा सर कैसे हैं, बहुत अच्छे, हो गया, बात नहीं, उसके आगे भी कुछ बढ़नी चाहिए बात। तो ये रिलेशनशिप बिल्डअप के साथ दोस्ती भी बढ़ाया है सर। मैंने उसके बाद जितने चेंजेस आना चाहिए था मेरे अंदर में, मैं मोदी केयर के बारे में नहीं जानता था, मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता था, मैं मोदी केयर के प्लान के बारे में नहीं जानता था, मैं डेमो के बारे में नहीं जानता था, मैंने इसके पैसे की कैलकुलेशन को नहीं जानता था। तो मुझे जो जो चीज जानना चाहिए, वो चीज जो मुझे अपने अंदर बदलाव करना था, तो मैंने उसको किया। इसको करते चेंजेस। चेंज करते समय एक्सेप्ट, जो जो चेंज हमारे साथ आ रहा था। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है सर? बिल्कुल 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 आ रही है सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो मैंने चेंज को एक्सेप्ट किया, फिर मैं धीरे धीरे काम करते करते एक्सपीरियंस की तरफ होना शुरू हुआ, क्योंकि हर काम को करने के लिए अनुभव होना चाहिए। तो कहा जाता है ना कि सीख के तो हवाई जहाज भी उड़ाए जा सकते हैं, और बिना सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते। तो मैं सीखता गया, एक्सपीरियंस लेता गया। जितना एक्सपीरियंस होते गए सर, उतना ज्यादा मेरे साथ और चैलेंजेस आने लगे। तो मैं और ज्यादा चैलेंज एक्सेप्ट करने लगा। चैलेंज एक्सेप्ट करने लगा तो मैंने क्या किया, ड्रीम को बड़ा करना शुरू कर दिया। आह्वान कीजिए कि मैं अगले 100 दिन में 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहता हूँ। मैं इस कंपनी का सीधा जीवीडी लेवल, मैंने कभी भी मोदी केयर का डायरेक्टर लेवल क्या होता नहीं जानता हूँ सर, आज भी नहीं जानता हूँ सर। 7%, 10%, 13%, 16%, 19% को किस नाम से जाना जाता मैं आज भी नहीं जानता हूँ। ये मेरी गलती है या झूठ है या जो भी हो, लेकिन मैं इस पद को मानता ही नहीं हूँ। अब ये सबका अपना अपना राय है। तो 7, 10, 13 ये जानता हूं, लेकिन उसका नाम नहीं जानता हूं। क्यों नहीं जानना चाहा? क्योंकि मैंने आज तक सेकंड हुआ ही नहीं। मुझे पता है कि मैं टॉपर हूं, और मैं टॉपर के लिए तैयार हुआ हूं। मैं कभी एक्सेलेंस से नीचे बात ही नहीं करता। और सर देखिए, उत्तम सर उधर से मैसेज कर रहे हैं। उत्तम सर जो कुछ भी हम लोग को सिखाए, उन्होंने जिस तरीके से मुझे जब मेरे बीच के जो लोग गायब हो गए, तो मैंने उत्तम सर को पकड़ा, और उत्तम सर जी इस तरीके से हम लोग को लर्न, डू, टीच एंड टीच हाउ टू टीच सिखा गए। बस वही से हम लोग आगे बढ़ना शुरू किए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। सपना जितना बड़ा करेंगे, वो गोल प्लान भी होना चाहिए। जैसे अभी मैं एक अनाउंस कर चुका हूँ आप सबके बीच में, आपको भी अनाउंस कर रहा हूँ बीच में, कि मैं जब भी कोई चीज अचीव करता हूँ तो पहले बोलता हूँ फिर करता हूँ। मेरे में एक गंदी आदत है। मैंने जिस जिस लेवल के बारे में जब जब सर से पूछिएगा, उत्तर सर कभी आपसे बात करेंगे तो वो बताएंगे आपको कि ये जो बोलता है बस मैं उसी तरह से काम करता हूँ सर। फिर मैं हनीमून में चला जाता हूँ, फिर मैं अपने लाइफ को एंजॉय करता हूँ। मैं हर तरह से मोदी केयर में हूँ, लेकिन मोदी केयर के अलावा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन बीच बीच में मेरा एक हनीमून पीरियड होता है। ऐसा नहीं कि मैं टीम को छोड़ देता हूँ, लेकिन वहां पे मेरा एक गोल फिर स्टॉप हो जाता है। फिर मैं नेक्स्ट गोल के लिए प्लान करता हूँ, फिर उसका एक प्लानिंग करता हूँ, फिर मैं उस पर एक्शन पे लग जाता हूँ। तो मेरा जो अभी का नेक्स्ट गोल है, वो अभी हम आपको बीच में इसलिए बता देना चाहता हूँ कि गोल प्लान होगा सर, तब आप अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे मोदी केयर में हम जिस टीम के पार्ट है, वहां पे मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि एक बार काठमांडू में एक सेमिनार हो रहा था, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रही थी, RTW, और वहां पे हॉल ऑफ फेम में लगा हुआ था 5 जीवीडी का फोटो, और छठा में लिखा हुआ था जीवीडी, और वो गोल करके था। तो वहां पहुंच के 12 जून की बात बता रहा हूँ, 2019 की। वहां पहुंच के मैंने सबको आह्वान करना शुरू किया, एक एक करके बुला बुला के, उत्तम सर वो जो छठा गोल है जिसमें जीवीडी लिखा हुआ, राकेश सिन्हा का फोटो आ रहा है, अनूप सर, राजेश सर, रवि सर, इवन की सुरेखा भार्गव मैम, सबको चिल्ला चिल्ला के बोल दिया। और बोल दिया तो बोल दिया। अभी फिर मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से हम छठे पोजीशन पे जीवीडी बने थे, उसी तरह से दिसंबर 31, 2020 को मोदी केयर में रवि रस्तोगी एंड टीम का छठा टॉप अर्नर मैं बनूंगा, बन रहा हूँ, बन के दिखाऊंगा। तो अगर आप इस तरह से गोल को प्लान कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि एक बार आप जैसे प्लान करते हैं, तो एक सेब में कितना बीज है ये तो गिना जा सकता है सर, लेकिन उस बीज को जैसे ही जमीन में गाड़ देते हैं, जैसे मैंने अपना ये बात को जो फेंका, तो मैं फेंका कि मुझे इस टॉप अर्नर के सीरीज में छठा पोजीशन पे आना, मैं नहीं जानता हूँ कि अभी कौन किस पोजीशन में किसको कितना पैसा आता है।
लेकिन मैंने जैसे ही फेंका तो मेरे साथ मेरे बहुत सारे जो टीममेट हैं उनमें भी ये आग लगा कि राकेश सर आपका सपना मेरा सपना, हम दोनों मिलकर इस प्लान को प्लान करते हैं और इस तरीके से हम लोग एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, एक मिशन पे काम कर रहे हैं। अभी मुझे दिसंबर तक 100 लोगों को 1 लाख रुपए महीने पे ले जाना है। लगभग 16-17 लोग हम लोग 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं हम लोग की टीम में, और हमें इसको 100 लोगों को ले जाना है। अभी 17-18 लोग हमारी टीम में गाड़ी पे आ चुके हैं। लगभग 30-40 लोगों की गाड़ी का फंड बन रहा है, लाखों रुपए लोगों का जमा है, वो लोग ले लेंगे। हम लोगों ने मिशन बनाया कि हम 100 लोगों को गाड़ी पे चढ़ा के तभी हम अगली गाड़ी की प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे जब आप गोल सेटिंग करते हैं सर, तो क्या होता है कि पैसे कमाने का तो शॉर्टकट नहीं है सर, ये हम लोगों ने कहीं सीखा है। उत्तम सर हमेशा सिखाएं कि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए आप टाइम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, स्किल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मनी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हम 10 रुपया लगा के एक दिन में 5 रुपया भाड़ा देके कहीं गए, प्लान करके चले हम 5 रुपया भाड़ा देके, तो 10 रुपया लगा। लेकिन मेरे साथ 10 लोग 5 रुपया भाड़ा देके गए, 5 रुपया, तो इससे क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन और टाइम। तो इससे हम पैसा ज्यादा आसान तरीके से कमा सकते हैं। और जब पैसा कमाने के लिए आप मोदी केयर में ज्वाइन किए हैं, तो सबसे पहले आपको नेटवर्कर नहीं बनना है, आपको ट्रेनर नहीं बनना है, आपको एक बिजनेसमैन बनना है। और बिजनेसमैन को तमाम काम करना पड़ता है सर। और आप अगर इसका हैबिट बना लिए कि वो सभी काम, जैसे आपको पता है कि नहीं पता है, उत्तम सर बहुत अच्छा कुक है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो क्यों खाना बनाते हैं बहुत अच्छा? क्योंकि जो बिजनेसमैन होगा उसको सब आना चाहिए, क्योंकि वो कभी अगर अकेले किसी कमरे में है तो अपना खाना भी बना के खा सकता है, अपना कपड़ा भी धोना जाना चाहिए, आयरन करना भी आना चाहिए। तो एक बिजनेसमैन को A to Z काम करना, और ये करने की आदत आप अगर मोदी केयर कर रहे हैं और मोदी केयर में बड़े पिन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर मोदी केयर से बड़े पैसे कमाने चाहते हैं, मोदी केयर में अगर आप नेम फेम ये सब चीज पाना चाहते हैं, तो आपकी सोच में सबसे पहले एक बिजनेसमैन को घुसाना होगा। और देखिएगा बिजनेसमैन जब उसके काउंटर पे वो गद्दी पे बैठा रहता है, 50 एम्प्लॉय हो तब भी, लेकिन अगर उसमें से वो जो स्वीपर नहीं आया तो किसी को बोल सकता है कि बाहर दो, लेकिन उससे पहले वो झाड़ू लेके बाहरने लगता है, तब वो कोई उसका हाथ पकड़ के झाड़ू देने लगता है। तो जब आप करेंगे बिजनेसमैन का एक्ट, तो आपके सारे लोग बिजनेसमैन बनना शुरू हो जाएंगे। तो सर नेटवर्कर मत ढूंढिए सर, बिजनेसमैन ढूंढिए। बिजनेस यहाँ से होती है सर, उस पर हम बात करेंगे। जैसे ही हम लोग बिजनेसमैन लोगों का मेंटलिटी बनाना शुरू करते हैं, तो हम लोग और पैसे की प्लानिंग करते हैं। देखिए अभी क्या हमने बोला कि सेकंड 6th पोजीशन, तो मैंने एक अपना एक आकलन किया है। अगर आप मेरा व्हाट्सएप पे जाएंगे और मेरे इस पे देखेंगे पिक्चर पे, तो वहां पे मैंने 12 लाख रुपए अनुमान किया है कि मेरा जो 6ठा पोजीशन होगा, हमको 12 लाख रुपए महीना कमाना पड़ेगा। और ये ड्रीम मैंने 31 दिसंबर का गोल सेट किया। तो आप मुझे देख रहे होंगे कि मैंने 2000 का 6 गड्डी अपने स्क्रीन पे डाल दिया है, 12 लाख रुपया। तो क्या कर रहे हैं कि पैसे का पेड़ लगाना है, तो पैसे का पेड़ लगाने के लिए पैसा ज्यादा कमाना होगा। तो कमाने के लिए पहले इसको बताना होगा, ये फिर प्लान करने लग जाता है कि अब किससे बात करना है, किससे बात करना है। मैंने आपको बताया ना कि इस मंथ हम लोग 10,000 नए ज्वाइनिंग पे काम कर रहे हैं, 10,000 नए ज्वाइनिंग पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने वो पैसे का पेड़ लगाने के लिए मनस्थिति को बदल दी है। मैंने उससे कह दिया है कि मुझे उस 6ठे पोजीशन पे बैठना है। मैंने उसको बता दिया है कि कम से कम उसके लिए 12 लाख रुपया कमाना पड़ेगा। मैंने उसको मैसेज कर दिया है कि इसके लिए अभी हमने फुल फैमिली को इंटैक्ट कर लिया है, एक कंप्लीट बिजनेसमैन। मेरी वाइफ भी अभी मुझको सपोर्ट कर रही है, मेरे छोटे बच्चे अभी यहाँ आके नहीं तो डिस्टर्ब करते, सबको मैंने मैनेज किया है कि हम लोग अभी बाबू हम लोग बड़ा सा सपना देख रहे हैं, बड़ी सी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे होता है इन्वॉल्व मोर एंड मोर पीपुल हु वांट टू जॉइन एंड अर्न मनी। देखिए सक्सेस का सबसे आसान सा तरीका कि कितना दिन तक वो जो टीम लीडर जिसके साथ आप काम किए उसी के साथ बैठ के कितना दिन तक काम करेंगे सर। अपॉइंटमेंट करना शुरू कीजिए, इनरोलमेंट करना शुरू कीजिए। नंबर्स को गेम है, कहाँ हम एक आदमी से 1 लाख से ज्यादा बिल करा सकते हैं? क्या लोग करा भी रहे हैं, लेकिन उससे कितना अच्छा है कि एक आदमी को 10 लोग लाने बोलिए, उसका 10 लोग ले आइए, 1000 रुपया सब घर में घुस सकता है, 1,11,000 रुपए का बिल हो रहा है। और ये एक बार नहीं हो रहा, हर महीने रिकरिंग हो रहा है। तो उत्तम सर हमेशा से मैंने देखा उत्तम सर को कि डुप्लीकेशन का
बहुत बढ़िया तरीका यूज करते हैं डुप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये सब अभी हम आपसे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बैकबोन है आपका बिजनेस मॉडल। अगर आपने कोई मॉडल नहीं तैयार किया अपने बिजनेस को करने के लिए, और आपने अगर अपने आप को रोड मैप नहीं बनाया, और अगर आप रोड मैप पे नहीं चलते हैं, तो आपके कोई रोड मैप पे चलने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि यहाँ तो गधा, जिसको हम बोलेंगे कि खाल पहना के शेर बना दे, तो वो तो हो नहीं सकता। बकरी को खाल पहना के शेर बना दे, हो नहीं सकता। यहाँ तो मंकी सी मंकी डू का कहानी है। आप जो कहेंगे लोग को कितनों बढ़िया से समझा दीजिए, उसको वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप जो कर रहे हैं, अगर वो आपके लोगों को दिखाई देना शुरू हो गया कि बाप रे बाप, उत्तम सर को देखिए रोज सेल्फी, मतलब हम लोग कहाँ से इंस्पायर हुए? उत्तम सर से, अनूप सर से, राजेश सर से, रवि सर से। लेकिन ज्यादा इंस्पायर किससे हुए? जिसने मुझे हैंडल करना सीखा, जिसने मुझे संभालना शुरू किया, जिसने मुझे ट्रेन करना शुरू किया। तो मैं उनको रीड करता हूँ कहाँ पे। तो अभी इसीलिए धीरे धीरे उत्तम सर के साथ हम लोग इतना नजदीकी हो गए, इतना एज ए गार्जियन मान लिए, इतना मेंटोर हमारा हो गए। हम लोग अब नहीं कहते कि छीकेंगे भी तो अपलाइन से पूछ के। आप लोग ये करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन आप उत्तम सर से पूछ सकते हैं कि हम लोग के बीच में जुगलबंदी कैसा है। ठीक है, तो आपके जो इमीडिएट एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, अगर वो आपका बैलेंस हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बन जाता है, बिजनेसमैन मेंटेलिटी दोनों का बन जाता है, आप एक अच्छा की रिलेशनशिप बिल्ड करना सीख जाते हैं। जो 4 की रिलेशनशिप आप लोग सीखे कि नहीं सीखे, कभी हम ट्रेनिंग में आप लोग से बात करेंगे। और 5 की रिलेशनशिप, बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारी पढ़ाई है। क्योंकि ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री पूरा पढ़ाई का गागर है। हम लोगों ने लगता है कि 200-300 किताब तो पढ़ लिया होगा, इसके बावजूद अभी भी मुझे लगता ही नहीं कि मेरे पास कोई नॉलेज है। तो मैं तो सीखने के लिए तैयार हूँ। और अभी भी मैं जब भी बैठता हूँ तो आपको दिखा दे कि हमारा 2-2 नोटबुक है, और ये 2-2 नोटबुक में सीखते हुए पढ़ते हुए भरता हूँ। मेरे पास 3 और नोटबुक है, एक में मेरा ड्रीम डायरी है, एक में मेरा लोगों का लिस्ट है, और एक में मैंने बना रखा है कि कौन लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, मैं उनका नाम लिखता हूँ। तो मैं सब मोटा मोटा बनाता हूँ, पतला वाला नहीं, एक कॉपी नहीं, पतला वाला नहीं। क्यों ऐसा करता हूँ? क्योंकि मैंने एक बिजनेस को शुरू किया है। क्योंकि मुझे अभी से लेके लाखों लोगों से बात करनी है। उन लाखों लोगों से मैंने क्या बात करी, उसमें से किन की बात मुझे अच्छी लगी, मैं उसको जरूर दिमाग में बैठाऊंगा। तो दिमाग में तो बैठाया, लेकिन दिमाग कुछ दिन बाद भूल जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे लिख दिया एक बार ना, तो ये कॉशियस माइंड से सब कॉशियस माइंड में चला जाता है। सॉरी, सब कॉशियस माइंड से कॉशियस माइंड में चला जाता है। और एक बार जो संदेश कॉशियस माइंड से सब कॉशियस माइंड से कॉशियस माइंड में चला जाता है, वो आपको कभी भूलने नहीं देता। ये जो ड्राइविंग करते समय जो आप आराम से सब कुछ करते हैं, ये उस कॉशियस माइंड का देन है कि वो दिमाग आराम से गाड़ी चला रहा है। आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, गियर चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये कब हुआ? जब आप करते 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 उसको उस पॉइंट पे भेज दिए। तो इसलिए सर, हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा था मोदी केयर में आने से पहले, वो सब कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। जब हम लोग मोदी केयर को स्टार्ट किए, तो पहला 9 दिन में मैंने 4 लाख का टर्नओवर किया। सीनियर डायरेक्टर विद एलपीवी लेग से ही स्टार्ट ही हुए थे हम। 4 लाख का सेल था, 23,500 मेरा 9 दिन का इनकम था। मैंने दूसरे महीने 35,600 रुपए कमाए। तीसरा महीना मैं ईडी क्वालिफाई किया। ईडी क्वालिफाई करके मैं 44,800 से शुरू किया। चौथा महीना मैं ईडी रहा, 48,411। पांचवा महीना में ईडी रहा, 57,186। छठा महीना हम लोग एसईडी और प्लेटिनम एक साथ क्लियर किए। 13 तारीख को मेरा एसईडी हुआ, 31 तारीख को मैं प्लेटिनम बना, और सेम मंथ में प्लेटिनम बन गए बोल के मेरा विदाउट कार फंड 97,683 मेरी इनकम थी। तो हम लोगों ने 1 लाख 5 महीना में अचीव किया, 2 लाख 9 महीना में अचीव किया, 3 लाख 14 महीना में अचीव किए। 31 जुलाई 2017 को मेरी इनकम थी 1,81,400। उस मंथ हम लोग प्रेसिडेंशियल लॉक किए। 31 दिसंबर 2017 को हमारी इनकम थी 2,81,400। उस मंथ हमने क्राउन लॉक किया, और क्राउन बनने के बाद मैं हनीमून पीरियड में चला गया था। और 18, 19 आप कह सकते कि राकेश सिन्हा मोदी केयर में सिर्फ एज ए मुखौटा। और हाँ, ब्रेन को जो मैसेज जाना चाहिए था, जो नॉलेज का जो दरवाजा था, वो कंप्लीटली खुला हुआ था।
इसलिए मैंने कभी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो अपलाइन के तरफ से जितनी तरह की व्यवस्थाएं थी उसमें मैंने कभी कोताही नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये बिजनेस में जब चाहूं तब लाख रुपए से 10 लाख रुपए पे जा सकता हूं, जब चाहूं तब करोड़ पे जा सकता हूं, लेकिन तभी जा सकता हूं जब मैं अपलाइन के साथ जुड़ा रहूंगा। ये एक कसम आप लोग को सबको खाना पड़ेगा कि मोदी के बिजनेस में आपका जो प्यार होना चाहिए वो डाउनलाइन से कम अपलाइन से ज्यादा, आपका जो इमोशन होना चाहिए डाउनलाइन से कम अपलाइन से ज्यादा, आपका जो फोकस होना चाहिए डाउनलाइन से ज्यादा अपलाइन के प्रति। क्यों? क्योंकि अपलाइन जो देंगे वही ना नीचे देंगे सर। आप जहां तक पहुंचना था वहां तक तो पहुंच गए सर। अब इसके आगे अगर आपको जाने की मंसूबा है, अब मैं अगर अपनी बात करूं 3-4 लाख रुपए कैसे आता है ये तो मैं सीख चुका हूं। और अभी जो मैं 12 लाख महीने की बात कर रहा हूँ, 10 लाख अनुभव की बात कर रहा हूँ, 1 CR क्लब में जाने की बात कर रहा हूँ, और ये मैं दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ, तो बीच में 8 लाख रुपए जंप कराना कितना असंभव काम है। लेकिन ये इतना सिंपल है कि आप अपलाइन से पूछिए, वो आपको एक रोड मैप देते हैं, उस रोड मैप को आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग डिजाइन कर लीजिए, जिसको जिस टीम में आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको सिखा दीजिए, और आप भी इससे आराम से एसोसिएट करो, आगे बढ़ाइए। तो सर उसके बाद हम लोगों ने अपने लाइफ में अभी जिस फ्लैट में आप देख रहे हैं हमको, ये लगभग ज्यादा नहीं बोल पाएंगे लेकिन आप अंदाज लगा लीजिएगा, 3 BHK है, 3 बाथरूम है, इतनी बड़ी हॉल है, एक डाइनिंग स्पेस है, 3rd फ्लोर में है, बहुत सुंदर सा फ्लैट है जिसको लिया। उसके बाद हम लोगों ने अभी अभी अपनी वाइफ के जन्मदिन पे मतलब चमचमाती हुई फोर्ड इको स्पोर्ट्स टॉप मॉडल सारे एक्सेसरीज के साथ 14.5 लाख रुपया पड़ गया। हार्ड कैश, एक भी EMI नहीं, किसी भी तरह का कोई लेंदी टेंडी नहीं, ये सारा मेरा कार्ड फंड से आया। अभी अभी 19 जून को मेरी बेटी की जन्मदिन है और उस दिन हम जा रहे हैं बेटी को 1.5 कट्ठे का एक प्लॉट देने। इससे पहले 20 फरवरी को हम लोग का सालगिरह था। मैंने सालगिरह के दिन सुबह तक कोई प्लान नहीं थी, लेकिन शाम में ऐसे ही हम लोग टहलने निकले, और टहलने क्या निकले 2.5 लाख का जेवर लेके दे दिए मैडम को। ये सब इतना आसान क्यों हो पा रहा है? अभी फिर से अभी अभी जो हम लोग इको स्पोर्ट्स लेके आए और हमने डेट डाल दिया 31 दिसंबर 2022 तक मर्सिडीज लेके आ रहे हैं। अभी तक E क्लास 200 मॉडल पे फोकस थी, अब हमने थोड़ा सा मॉडल चेंज किया। जो सुरेखा भार्गव मैम का जो GL क्लास है, जो XUV टाइप का है, मैं उसी को अभी फिर से ड्रीम में मर्सिडीज ही ले रहा हूँ, लेकिन मर्सिडीज में GL क्लास तो ले रहा हूँ। मतलब कि ये सब कंप्लीट है, खाली आने में जो देरी है। पेपर आप मर्सिडीज वाले से शोरूम से बात करेंगे, राकेश सिन्हा के नाम से किस डेट की बुकिंग है देख लीजिए। तो ये मैंने क्या कहा, पहले गोल बना लीजिए सर। आपका गोल जो मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास एक बिजनेस मॉडल नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि फिर आप सुबह कितना बजे उठिएगा कोई टाइम नहीं है, रात को कितना बजे सोइएगा कोई टाइम नहीं। तो शेर क्या करता है, जब शिकार पे निकलता तो फिर वापस लौट के नहीं आता। तो मैंने अपने आप को प्रशांत सर जब ट्रेनिंग ले रहे थे, प्रशांत सर, सुब्रत सर, राहुल शंकर सर, सब लोग जो मोदी के इतने बड़े बड़े अचीवर्स है, तो हम सबसे पहले धन्यवाद भी कुछ लोगों को दे दें, क्योंकि आज राकेश सिन्हा तो बाहर की दुनिया में बहुत मर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, तो यहाँ ऐसी क्या बात थी? हम में कोई दम नहीं है सर। मैं तो वहां भी यही सब कर रहा था, मैं ये करने वाली जो बातें बता रहा हूँ मैं वहां भी यही करता था, तो इसलिए मैं सक्सेस हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ये अबाउंडेंस में क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा में क्यों हो रहा है? तो यहाँ का सबसे बड़ी बात है समीर मोदी सर जैसा खाना कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ इतना भोले हैं। मतलब हम लोग जब भी मिले मैं तो उनको पकड़ के रोया हूँ, उन्होंने मुझे एकदम से गजब का, बहुत बार उनके नजदीक जाने का मौका मिला है ना। राहुल शंकर सर के साथ भी बहुत नजदीक से हमने, मैंने मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता था, लेकिन भाई नेम मुझे लोग कैसे जाने मुझे नहीं पता। हाँ राकेश बोलिए, हाँ ये तो मैं ये भी एक अच्छा लगा कि अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने अपने औहदे को ऊपर लाया। ऐसे लोग को परिचय देना पड़ता, मिल के बात करना पड़ता, लेकिन लोगों के इंटैक्ट में हम लोग आते चले गए। तो सर लोग का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। इन लोगों ने वो लॉकडाउन को भी इतना बढ़िया बना दिया कि हम लोग अब इतना आसान बिजनेस, देखिए अभी आप सारे लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, हमें कितने अच्छे अच्छे लीडरशिप को सुनने का मौका मिला। हम लोग ने कितने सारे नोट्स बनाए, कितने सारे काम किए, कितने सारे चीजों को चेंज किया, अपने अंदर की बहुत सारी माइंडसेट थी उसको थोड़ा सा एडिट किया,
क्यों? क्योंकि लॉकडाउन ने बहुत सारी चीजों को सिखा दिया। लाइव फेसबुक आना कभी जानते ही नहीं थे, ये यूट्यूब में क्या होता है कुछ नहीं जानते, ये जूम कैसे चलता है कभी नहीं आता। मुझे मोबाइल में सिर्फ 2 ही बात करना आता था, एक हरा बटन एक लाल बटन। वहाँ फेसबुक व्हाट्सएप पे सिर्फ वो जो खोल के देखना आता था, उसको जो शेयर करना कभी नहीं जानते थे। खाली जैसे यहाँ से वहाँ भेजने जाते थे तो फोटो चल जाता था, नीचे लिखा हुआ जाइए नहीं करता था, या नीचे लिखा हुआ चल जाता था, फोटो जाता ही नहीं था। ये सब बहुत सारी चीज है कि अगर आप चेंज होने के लिए तैयार है, सीखना तो पड़ेगा। और जो चेंज होता है उसके साथ बहुत सारी चीजें आती है। समय बदल रहा है तो हमको आपको सबको बदलना है। ये एक नया एरा है, अभी जो समय चल रहा है, जितने लोग अभी सुन रहे हैं, आज आपको अपना डायरी में उल्टा सीधा इमेजिनेशन और उसको कॉपी में लिख देना। उल्टा सीधा 1 करोड़ रुपया महीना ना 2022 जाते जाते चले जाना। कैसे जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजिन करना शुरू कर रहा हूँ। इमेजिन आपके बस में है, हाउ ये आपके बस में नहीं। इमेजिन आपके बस में है कि मेरी वाइफ बहुत सुंदर होगी, तो हो गई। इमेजिन मेरे बस में था कि मैंने जब मेरी छोटी बेटी के लिए हम लोग एक वीडियो देखा करते थे और सोचते थे कि मेरी छोटी वाली बेटी ऐसी होती तो कैसा होता। और सच बता रहे कि हम बेटी ही मांगे थे। लोग बेटा 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 करता है, हमने छोटी वाली बेटी होगी तो ऐसा हो तो कैसा होगा। लोग है ना, जाता है वो सब क्या क्या सब चेक करवाते हैं कि बेटा है कि बेटी है। हम लोग को दिमाग में ही नहीं आता, ही नहीं ये सब बात। तो आप इमेजिनेशन वर्ल्ड में है, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं और उसको फील करना शुरू कर दीजिए। सेकंड पार्ट होता है फील करना। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, तो फिर आपके सामने वो आ रहा है, कायनात आपके लिए तैयार कर रहा है। अभी जो मेरा मर्सिडीज GL क्लास का अभी जो चेचिस है, उसको कोई बना रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। उस चेचिस पे धीरे से कलर चढ़ेगा, वो जो ये होता क्या कसम कार्बाइन उर्बाइन चढ़ाया नहीं जाता है, वो सब अभी काम लगा हुआ। तो हम हर दिन 3 महीना 2 महीना पे हम उसके वर्क इन प्रोग्रेस देखेंगे और एक दिन विजुअलाइज करेंगे और उसको हाथ पे ले आएंगे। उसके अंदर बैठेंगे, बगल में वाइफ बैठेगी, मेरा फुल फैमिली बैठेगा, हम लोग उसको लेके घूमेंगे। ये सारी बातें इमेजिनेशन वर्ल्ड है। अभी इमेजिन कीजिए कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस मोदी केयर एंड व्हाट आर योर ड्रीम्स। ये ड्रीम्स रिटर्न होनी चाहिए और बड़े से बड़े होने चाहिए, छोटे वाले ख्वाब मत देखिए। 1000 10,000 आएगा तब नहीं सब बड़ी बड़ी बात करेंगे। अनूप सर अगर सीधे 10 लाख की बात नहीं करते तो कहाँ होते। वही है, मैंने कहा ना कि हर तरह के लोग हैं, हर तरह के विकल्प हैं। तो चलिए, ये कुछ बातें थी, हम लोग आज बहुत सारी बातें की आपके साथ। मुझे नहीं पता आपने में से कितने लोग इस बात से सहमत होंगे कि ये पूरा बिजनेस जो है आपकी लीडरशिप पे टिकी हुई है और आपकी पूरी लीडरशिप जो है आपके बदलाव पे टिकी हुई है। जैसे जैसे मॉडल चेंज होगा वैसे वैसे आपको अपग्रेड करना होगा। जब आपको डायरेक्टर जाना था तो आपने डायरेक्टर की तरह लीडरशिप डेवलप किया। जब आपको सीनियर डायरेक्टर जाना था तो आपने सीनियर डायरेक्टर वाली लीडरशिप लाई। आप कभी कैप्टन बने, कोच ना बने टीम में। ज्यादातर लोग कोच बन जाते हैं और कोच के साथ ही दिक्कत होती है क्योंकि वो मैदान में तो खेलता है नहीं। तो यहाँ पे अगर आप कोचिंग करने लग जाएंगे तो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। यहाँ पे आपको कैप्टन बन के उनके साथ खेलना पड़ेगा और हमें पता है कि पूरा बेगूसराय टीम इसमें माहिर है। आप लोग इसी कारण से हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, सबों को तहे दिल से धन्यवाद है। और आप सब लोग हमारे ऐसे चहेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बेगूसराय, बखरी और खगड़िया एक ही भाषा बोलते हैं और वो मेरा ससुराल है। तो एनीवे थैंक यू सभी लोगों को एक साथ धन्यवाद। जो भी हुई उसके लिए माफी चाहेंगे और अगर अच्छी लगी तो हमें साथ दे, हिम्मत दे और आप सब लोग उन चीजों को पाए, ये मैं तहे दिल से भगवान से दुआ करता हूँ। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमेजिंग सक्सेस स्टोरी थी सर आपकी, ग्रेट स्टोरी थी। और सर राह संघर्षों की जो चलता है वही एक दिन सूरज बनकर निकलता है और उसी तरह की सूरज आप भी बनकर निकले। और हम पूरे टाइगर टीम की तरफ से शुभकामना है सर कि आपके जितने भी सपने हैं, जो भी सपने आपने देखे हैं, वो सभी सपने आपके पूरे हों, ये हम लोगों की शुभकामना है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे कुछ अपलाइंस हैं सर, थोड़ा सा उनको सुनते हैं। आज हमारे साथ हैं तो हमारे अपलाइन मिस्टर शिवदत्त सिंह सर हैं सर, और इलाहाबाद के रहने वाले हैं और उन्होंने ही बिहार में मोदी केयर को, मतलब हमारी टीम की शुरुआत वहीं से हुई है।
तो एसडी सिंह सर, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ मंजेश जी, आवाज आ रही है। हाँ क्या सर। बात है सर। नमस्कार हाँ, सर, नमस्कार सिद्धार्थ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। और सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहेंगे राकेश सर को कि, सर और सबसे पहले पूरी टीम की तरफ से आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना टाइम दिए, इतनी अच्छी थैंक यू सर। जानकारी दिए, और आपकी स्टोरी और उसके साथ में स्टोरी के साथ में एजुकेशन, इंस्पायरेशन, आप रियली हीरो हैं, योद्धा हैं। और जो आपने बताया अपने बारे में दिल को छू गया सर। कि सबसे पहले थैंक यू आपके सर। मम्मी पापा, नाना नानी सबको जो बोले स्वतंत्रता सेनानी है, दिल से नमन करता हूँ सर। और जो जी भी एजुकेशन दिया आपने, चाहे हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, रिलेशनशिप, और जो कुछ भी आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और अगेन थैंक्स करना चाहेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखे हैं सर, बहुत बहुत बधाई हो सर सर आपको भी। सर आप बहुत बड़े लीडर हैं सर, हम लोग तो बस सीख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सर बस आप लोग सब लोग मिलजुल करके करेंगे। आपसे भी सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी सर, जी सर, थैंक यू थैंक सर। यू। ओके। हमारे दूसरे अपलाइन सर हमारे साथ हैं राकेश कुमार सिंह। और अच्छा मैंने सर, हमारे पास भी राकेश कुमार सिंह हैं। सर से और मिले, सर हमने से मिले। अनम्यूट किया है राकेश सर आपको। आप सुन हेलो पा रहे सर। हैं? जी जी जी, गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं, नमस्ते। जी बहुत बहुत अच्छे, याद आया सर, सिंगापुर में हम लोग काफी एंजॉय किए साथ। वही तो लेकिन बता सर रही है। स्टोरी सुनकर सिंगापुर में तो काफी देर साथ में रहे, लेकिन इतना नहीं समझ पाए थे। अभी ये यस स्टोरी सुने सर, और हमारी आवाज बदली हुई आपको लग रही होगी, काम भी एक है। सर। स्टोरी मिलती जुलती है, काफी संघर्ष सन 2000 से ही मैं भी कर रहा हूँ, और मोदी केयर 2000 से ही कर रहा हूँ सर। और दोनों एक जैसे लग भी रहे हैं सर हम लोग। जी जी जी, हम दोनों एक और जैसे लग भी रहे और हम लोग जी, और हम लोग मोदी केयर के ऐसे स्तंभ हैं सर, जिसकी वजह से मोदी केयर है, बहुत गर्व होता है, और हमारी पहचान मोदी केयर की वजह से है। हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका आज स्टोरी बहुत अच्छा लगा। हमारी पूरी टीम ने आपके स्टोरी को सुना। मैं देख रहा था, काफी कमेंट आ रहा था, जो मतलब कई लोग पहली बार ये कमेंट किए थे। आज मैं कॉल कर रहा था, तो अच्छा काफी अच्छा। अच्छा रहा सर। थैंक थैंक यू यू सर, सो थैंक मच। यू सर, थैंक यू लेकिन सर, संतुष्टि नहीं हुई, फिर अगली बार कभी फिर मौका मिलेगा, तो उसके लिए थैंक धन्यवाद यू सर। सर, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। चलिए सर, हमारे बीच बहुत सीनियर लीडर हमारे गौरी शंकर सिंह सर हैं। और आज कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से सर आपको सुनने का मौका मिला। तो अच्छा अच्छा। गुड्डू सर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग गुड्डू सर, कैसे हैं? अरे सब थैंक यू सर जी। अरे सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज का सेशन आपने इतने सहज भाव से इस तरीके से कहा कि मैं तो खो गया था एकदम बिल्कुल। और पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी बापू सभागार में प्रोग्राम में, और यस उस सर। समय केवल और केवल हम लोग केवल हैंड से किए थे। और दूसरी बिल्कुल। बार मुलाकात हुई जिसमें 5-7 मिनट की बातचीत हुई थी समीर मोदी सर के साथ सिंगापुर में, वो क्रूज पे। यस सर, यस सर। और तीसरी बार फिर जो आपने परसों कॉल किया तो हम लोग जो विचार कर रहे थे कि हमारे एक योद्धा बचे हुए हैं, उनको लाना है, तो आज वो पूरा हो गया। और थैंक यू वेरी मच कि कुछ टेक्निक्स भी आपने बताया और लोग इसे फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम लोग काफी तेज गति बिल्कुल से सर, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, रही थैंक यू बात सर, सर। जी सर, रही बात सर, जहाँ तक आपके टारगेट की, आपके गोल की और आपके जो बड़े बड़े ड्रीम्स की विजुअलाइजेशन की, तो निश्चित रूप से पूरा होगा। क्योंकि जो एनर्जी, जो संघर्ष आपके लाइफ में बनी है, निश्चित रूप से यह आपको बड़ा अचीवमेंट दिलाएगा सर, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू थैंक यू सर, सो मच। थैंक यू अगेन थैंक सर, यू, और फिर मैं बुलाऊंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। और थैंक यू सर। फाइनली सर, एक लास्ट टेस्टिमोनियल हमारे पास, जहां पर इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं वहीं पर युवा जोश भी है। तो अच्छा हमारी टीम के क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार, गोपाल जी हम लोग बोलते हैं। थोड़ा सा अच्छा। गोपाल जी को सुनते हैं सर। गोपाल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। हाँ क्या गोपाल जी। बात है, कैसे हैं गोपाल सर? ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा, ऐसे तो हम लोग हर बार मिले हैं बहुत जगह पे, पटना में, यस सर, सिंगापुर में। यस लेकिन सर। आज आपका एक्सपीरियंस सुन के जितने भी लोग जूम पर हैं, उन्हें उनके खून में एक नई एनर्जी आई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और आपका कमिटमेंट और आपका वो काम करने का तरीका, सही में सही बात है, आपने जो बोला उसको करके दिखाया।
तो इसी तरह अगर मोदी केयर में सभी लोग कमिटेड हो जाएं तो एक दिन बिल्कुल हमारा हिंदुस्तान जरूर बदल जाएगा। और हम अगर हम बिल्कुल अपने में बदलाव लाते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। धन्यवाद सर, जूम पे आए, आपके बारे में थैंक यू बहुत सर, सारी जानकारी मिली, थैंक ऐसे यू सर, नहीं मिलती कहीं भी। थैंक यू सर। दोबारा जरूर आए। यस सर, आप सर लोग थैंक यू। लास्ट में बताए कि और सारी चीजों में बताऊंगा, तो उसके लिए एक बार जरूर आए। ठीक है सर, धन्यवाद। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छे लगे सर। और सच में तो ये टाइगर टीम है सर। हम तो वहाँ पे कैसे सेंध मारे और किसके साथ बोले तो कि सारे लोग एक एक पे भारी है सर। आप सब लोग के अंदर, बिल्कुल आप सबके अंदर में वो जोश है, वो उमंग है। क्योंकि हमने देखा ना कि ये जो पिलर आप लोगों ने मोदी केयर को पटना से पहले आप ही लोग तो हैं जो बनाए, आपने उनको खड़ा किया। आप लोगों ने इस रास्ते को 16 लेन बना दिया। आज हम तो लोगों से बोलते हैं कि एक कपड़ा सूखने में आधा घंटा लगता है, और अगर 14 कपड़ा सुखाना है तो कितना दिन लगना चाहिए? तो आधा घंटा लगेगा। तो आधा घंटा ही। जो भी चीज आप अपने बारे में सोचते हो वो 14 लोगों को जल्दी से इंट्रोड्यूस कीजिए, और एक बार जूम पे लाइए। जरूरत पड़े तो मेरी मीटिंग लीजिए, मैं उनको ट्रेंड करता हूँ। अभी मेरे पास ये फॉर्मूला है कि 6 महीना में लोग जीबीडी जा सकता है और स्ट्रक्चर के साथ जा सकता है सर। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि एक कपड़ा सुखाना है आधा घंटा में, 14 कपड़ा सुखाना है आधा घंटा में। तो आना चाहिए सर, बाकी हो जाएगा। थैंक यू सर। और सर चलिए बहुत बढ़िया सर, इतनी बात तो सर समझ में आ गई। आप सिर्फ जीवीडी ही नहीं है, एक बहुत अच्छे इंसान है सर। और सबसे बड़ी बात, बहुत सहज भाव में आपने एक छोटे से एग्जाम्पल से कहा था कि जिस दिन आपको सिलेबस मिल गया कि किस महीने में क्या करना है, उसी बिल्कुल समय जिंदगी जीना आ गया। तो सब कुछ सर आपके गोल, आपके ड्रीम के कारण ये सब कुछ हो रहा है सर। और ऐसा सर हम महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं। तो आज अरे तो वाह, सक्सेस स्टोरी शेयरिंग का दिन है सर। तो आज हम लोगों ने सक्सेस स्टोरी आपकी सुनी। और एक दिन सर हमारा इसी तरह से इसी समय में अलग अलग डे में अलग अलग टॉपिक होता है। तो एक बार सर आपके समय अनुसार आपको जहां सुलभ हो तो हम लोग फिर बात करेंगे, और एक दिन आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना चाहेंगे सर हम लोग। और श्योर सर। समय की अपनी मर्यादा होती है सर, आपको छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है, ज्यादा लेकिन लेट नहीं ना समय हो किए? चुका है। अच्छा, हम लोग लेट किए हैं? अरे बाबा, अच्छा। तो इसी के साथ सर हम प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। और एक बार फिर पूरे टाइगर टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सर आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर। आप सभी का धन्यवाद सर कि आप मुझे इस